सभी साथियों को नमस्कार। मित्रों, जाने माने कथाकार मंजुल भगत जी पर केंद्रित एकाग्र की इस तीसरी कड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस कड़ी में हमारे साथ वरिष्ठ कथाकार चंद्रकांता जी जुड़ी हुई हैं और चंद्रकांता जी इस कड़ी में मंजुल भगत जी के सर्जक पक्ष पर अपनी बात रखेंगी। साथ ही मंजुल जी की रचनाओं में ऐसे कौन से तत्व हैं जिसकी ओर वे आकर्षित होती रहीं, इसकी भी चर्चा होगी। इसके अतिरिक्त इन दोनों रचनाकारों के बीच किस तरह के संबंध रहे, कैसी बातचीत होती रही, उसे भी हम जानेंगे, समझेंगे। इससे उस समय का वह दौर भी कुछ अधिक गहराई के साथ, कुछ अधिक अपनत्व के साथ और कुछ अधिक प्रामाणिकता के साथ जीवंत हो सकेगा। तो आइए मित्रों, हम इस कड़ी में चंद्रकांता जी का स्वागत करते हैं। नमस्कार, हार्दिक स्वागत चंद्रकांता जी। आप सभी को मेरा नमस्कार। अर्पण जी को और सभी मित्रों को जो वहां पर हैं, जो आने वाले हैं, सभी को मेरा नमस्कार जी। और मित्रों, हम चंद्रकांता जी से अनुरोध करते हैं कि वे सर्वप्रथम मंजुल भगत जी के साथ हुई अपनी पहली भेंट की चर्चा करें और उन शुरुआती दिनों की बात करें और एक एक कर हम इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। जी। जी। मंजुल भगत के साथ पहली मुलाकात कब हुई तो एग्जैक्टली बताना मुश्किल है, क्योंकि असली मुलाकात तब हुई जब हम बहुत आपस में दोस्त बन गए। तो उससे पहले भी आपको पता होगा, मैं हैदराबाद में काफ़ी साल रही, 13 साल। तो वहाँ से जब मैं दिल्ली आई, ये कोई 80 के आसपास की बात है, थोड़ा सा पहले। तो उस वक़्त मैं यहाँ दिल्ली में ग्रेटर कैलाश में रहती थी। तो वहाँ पर वैसे तो हम एक दू का मतलब लेखकों से मैं ज़्यादा परिचित नहीं थी यहाँ दिल्ली के, पर चूँकि लिखते थे तो कहानियाँ-वहानियाँ पढ़ते थे एक-दूसरे की। तो वहीं पर ग्रेटर कैलाश में ई ब्लॉक में मैं थी और एस ब्लॉक में डॉक्टर नरेंद्र कोहली रहते थे। तो उन्होंने मेरे बारे में वो कहानी छपी थी शायद पोस्टमैन की वापसी उन दिनों, तो थोड़ी-सी चर्चा में थी वो। उनको पता चला मेरा नंबर-वंबर, तो वो आ गए मेरे पास, वॉकिंग डिस्टेंस था वहाँ से। वो आ गए तो बोले, चंद्रकांता जी ऐसा है कि हम चाहते हैं आप, उनकी एक संस्था थी, साहित्यिक संस्था नाम से, विनोबा मंडल नाम से, लेखकी संस्था। वो हर पाक्षिक गोष्ठियाँ होती थी वहाँ पर, 15 दिन में एक गोष्ठी। वहाँ पर घर बड़े-बड़े थे लोगों के, तो अपने घरों में करते थे वो गोष्ठियाँ। तो वो बोले आप जुड़िए। मैंने कहा ठीक है। मैं नहीं थी, मैं जानना भी चाहती थी आस-पास कौन रहते हैं, क्या है। तो वहाँ मैं जुड़ गई। वहाँ सबसे पहले फ़ायदा मेरा ये हुआ कि लेखकों से परिचय हुआ। परिचय मतलब अ, मिलना हुआ। परिचय तो थोड़ा बहुत पहले था। तो वहीं पर वैसे मंजुल भगत भी वहाँ आई, वो उससे वहाँ वो परिचय तो था उसका। पर उस वक़्त वो मतलब लेखिका मैं जानती थी, बहुत अच्छा लिखती थी और काफ़ी फ़ेमस हुई तब तक वो। बहुत कहानियाँ बहुत उनकी प्रचलित थी, लोग पसंद करते थे। उनकी सधी हुई भाषा, उनकी तेवर भाषाई और उनका अंदाज़, वो अगर तीक्ष्ण तीक्ष्ण से तीक्ष्ण बात भी कहती, उसमें भी एक संस्कार था उनका, जो लोग पसंद करते थे। वो मतलब मुँहफट तरीके से वो बात नहीं करती थी, जहाँ तक मैंने उनको पढ़ा है। पर ठीक है, हम सभी के कोई पक्ष होते हैं, वो भी है। पहली मुलाकात वैसे देखा जाए तो मैं कहूँगी यहाँ पर दिल्ली में शायद पहला या दूसरा शायद था वो, आपका विश्व साहित्य सम्मेलन था। वो मेरे ख्याल में इसी ईटी के आसपास ही था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, दूसरा था शायद। तो वहाँ पर कई महिलाएं लेखिकाएं साथ आईं। तो वहाँ राजी भी थी, मृदुला भी थी उसमें, और कमल कुमार थी, और मंजुल भी थी वहाँ। तो ऐसा होता था, काफ़ी लोग बाहर से भी आते थे, कुछ रूसी लेखिकाएँ थी। वो चाहती थी हमारी कुछ कृतियाँ वो लेना चाहती थी, यहाँ हिंदी लेखिका क्या लिखती हैं। उसी सिलसिले में बात हो रही थी। तो मैं भी वहाँ थी खड़ी, हम लोग। तो थोड़ा-सा परिचय आप कह सकते हैं वहाँ हुआ हमारा। जैसे जान-पहचान, ये वो नाम वगैरह-वगैरह।
तो उसको भी आप कह सकते हैं परिचय, पर गूढ़ परिचय में सभी लोग व्यस्त थे, कोई यहाँ घूम रहा था, कोई नहीं वहाँ। पर मैं ये ज़रूर मैं कहूँगी कि ग्रेटर कैलाश में पास ही कैलाश कॉलोनी थी, करीब ही वहाँ, वहाँ मंजुल रहती थी, इसलिए मेरा आना जाना वहाँ रहता था। कई बार मैं उनके यहाँ गई, और वो, इसमें कोई शक नहीं, ये बहुत अच्छा अतिथि सत्कार करना बहुत जानती थी। तो भी मेरा क्या था, मेरे ससुराल के परिवार भी मेरे साथ रहते थे उन दिनों, तो ज़रा समय से निकलना होता था, ख्याल रखना था। खाने का टाइम होता तो लगता था पहले उनका ख्याल रखना है। तो मुझे याद है एक बार मैं उनके पास गई, इससे पहले जैसे मैंने कहा वो हमारे लेखक संगल था विनोबा मंडल, उसमें वो आई थी। वहाँ पर उन्होंने अपनी कहानी रसप्रिया नाम से सुनाई थी, काफ़ी पसंद भी की गई थी वो कहानी। तो थोड़ा परिचय था, तो अब हमने कहा चलो पास रहते हैं। तो मुझे याद है जब मैं पहली बार उनसे मिलने गई, परिचय तो था, सुनती थी उनको, तो उन्होंने मुझे कहा खाना खाओ। समय था कोई 12:30 के आसपास। तो मैंने कहा भाई खाना खाऊंगी, पर मेरे घर में बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, उनको कौन खिलाएगा। मुझे उसकी बात याद है। वो कहते ठीक है, तुम बहू हो, सब कुछ हो, पर तुम लेखिका भी हो। मैंने ठसके से, मैं कहा लेखिका हूँ, पर जैसा हमारे यहाँ होता है, पहले में बड़े बुजुर्ग को ही देखना पड़ता है। हेलो। तो वो कहती थी नहीं वो ठीक है, आप खाना खा कर जाओगे। मंजिल में एक बात थी, वो जो बात कहती थी बड़े ठसके से कहती थी। एक्चुअली मैं जब हुआ, जो परिचय की बात चल रही है ना, एक गोष्ठी थी, हम होती थी दिल्ली में, गोष्ठियाँ अक्सर होती थी, तो हम दोनों वहाँ मिले, पहली बार मिले। आप मिलना जिसको कहते हैं, सामने सामने, वो कहानी छोड़े, दूर से कहानी सुनी आपने। तो किसी ने कहा ये है कि मुझे परिचय नहीं हुआ था, अभी बैठे थे, तो शायद किसी ने मेरा परिचय उनसे करा, ये चंद्रकांता है। हाँ वो ठीक थी, बड़ी लंबी कद-काठी उनकी, बड़ी अच्छी थी, सुंदर भी थी, और बालों का बड़ा ठसके से बनाती थी, ऊपर वो भोपे जैसा गोंद-छोड़ा बनाती थी, जो उन पर अच्छा भी लगता था। तो मैंने पूछा आप, इतना ही पूछा मैंने, आप, मुझे याद है उनका वो तरीका कैसे उन्होंने कहा, मैं मंजुल भगत, ऐसे जैसे कोई महारानी बड़े थ्रोन पर बैठी, मैं मंजुल भगत। तो मुझे अंदाज़, तो आज मुझे याद आता उसका अंदाज़, ये उसी जैसे कोई कह रहा हो भाई ऐरा-गैरा मत समझना मुझे, मैं कोई शख्सियत हूँ। मुझे ये ध्वनि आई, पर उसके मुँह पर ऐसा कुछ नहीं था, गुमान नहीं, भाव नहीं, अभिमान नहीं, वो नहीं था। पर वो एक तरीका था उसका, एटीट्यूड कहिए उसको कहिए, पर मुझे बड़ा भाया। मैंने कहा अरे! ये तो मेरे ढंग, मुझे तो पसंद आएगी ये महिला लड़की मैं कहूँगी। तो ख़ैर, वहाँ फिर कोई चर्चा-वर्चा जैसे गोष्ठी में होता था, वो तो छोड़िए उसको यहीं पर। 2-4 बातें जो मुझे याद आती हैं, उसकी जो याद है। दूसरी बात मुझे याद है, ऐसी किसी, अक्सर मैंने कहा ना हम जाते थे, पास से तो इकट्ठे भी जाते थे कभी-कभी। यहीं कोई मेरे ख़्याल में कनॉट प्लेस में कोई गोष्ठी थी, तो बोली चलो चलते हैं, इकट्ठे चलते हैं। उन दिनों हम ऑटो पर जाते थे, तो हमने कहा पास ही था, दोनों मिलके जाते थे। वहाँ गए हम, जो भी हुआ वो तो हम बहस नहीं करूँगी। जब हम लौटे, तो रो जो रिक्शा वाला था, ऑटो वाला, तो मैंने कहा उसे, बोले नहीं, नहीं कोई ज़रूरत नहीं, मैं जानती हूँ मुझे क्या देना है वहाँ से यहाँ तक। तो हम बैठे हुए, तो नई ही थी, उसमें मुझे पता नहीं था दिल्ली का तरीका क्या है। वो मीटर-वीटर तो कुछ देखा नहीं मैंने उसमें। अब जब हम पहुँचे कैलाश कॉलोनी के पास ही उसने रुका, मुझे इस तरह राइट, उसको लेफ्ट जाना था, मुझे राइट जाना था। तो हम उतरे दोनों, तो हमने बोले भाई कितना हुआ? वो बोला कुछ ऐसा 300 रुपया बोला, मान लीजिए, मुझे ध्यान नहीं है एग्ज़ैक्ट। मंजू ने कहा क्या कहा? उसने कहा 300। बोले देखो भाई, मैं यहाँ आती-जाती हूँ, मैं 200 रुपए देती हूँ, तुम्हें लेना है तो बोलो। बोले नहीं, नहीं, ज़रा वो होता है, थोड़ी-सी बहस-वहस उसने की। बोले नहीं, 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 300 वो नहीं चलेगा। तो बोली देखो भाई, ये मुझे याद है उनके शब्द, हम लेखिकाएँ हैं, हमारे पास फालतू पैसा नहीं है, और मैं जानती हूँ अगर 200 रुपए लगता है, अगर आपको लेना है ले लीजिए, नहीं तो हम ये भी नहीं देंगे। मुझे याद है, ये भी नहीं देंगे मान लो। वो सचमुच घबराए, उसने सोचा ये महिला तेवर वाली है, ये भी नहीं देगी सचमुच। तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा उसका, ये रूप भी अच्छा लगा मुझे। तो मैंने सीखा भई अब इतना बोलना था बहस में। बोले अरे मुझे मालूम 200 रुपए तो देती हूँ हमेशा, 300 क्यों बोलूँ? तो कुछ छोटी-छोटी बातें होती हैं जो मुझे याद रहती, जो मुझे अच्छी लगी उसकी, तेवर मुझे अच्छा लगा। ये नहीं वो कर दे, ये कर दे, संग कितना क्या वो मोल-भाव उसने कुछ नहीं किया। खैर ये छोटी-छोटी बातें याद आती हैं मुझे। और आगे तो ख़ैर आपको मृदुला को भी पता होगा, अर्थांतर पर एक गोष्ठी, एक मेरा पहला उपन्यास था, 2 छोटे उपन्यास इकट्ठे थे, अर्थांतर और अंतिम साक्ष्य। उस पर एक गोष्ठी जगदीश चंद्र केश हुआ करते थे, कादम्बिनी में तब।
वो करवाते थे, मुझे मैं तो जानती नहीं थी ज़्यादा उनको। तो वो बोले अच्छा, मैंने कहा ठीक है आप करवाते हैं तो करिए। तो किसको बुलाएँगे? मैंने कहा भाई मैं तो जानती नहीं किसको बुलाऊँ, आप बोलिए। मैंने मृदुला से पूछा, उसको याद होगा, मैंने कहा किसको बुलाएँ? उन्होंने मृदुला का नाम लिया, बोला मैंने कहा मृदुला को तो बुलाएँगे। मृदुला ने कहा जैनेंद्र जी को बुलाओ, किताब दी थी मैंने उनको, किताब पढ़ी थी उसने। अब जैनेंद्र जी से तो हम थोड़ा खौफ खाते थे, उस दिन रौब भी था। तो मैंने कहा भाई कैसे जाएँ उनसे? वो बोले नहीं तुम उनको किताब दो, वो पढ़ेंगे, बाद में जो उनकी प्रतिक्रिया हुई वो कर लेंगे, बोलेंगे। तो खैर मैं जी गई, दरियागंज में रहती थी, मैं गई, उनको मैंने किताब बड़े संकोच के साथ, वो अपने बैठे थे अपनी चारपाई पर, थोड़ा सा तौलिया वाले ऊपर लपेटे हुए, मैंने नमस्कार किया, थोड़ा सा परिचय किया, मैंने कहा मैं चाहती हूँ ये किताब, अगर आपको समय मिले तो, संकोच के साथ। बोले हाँ हाँ रखो रखो यहाँ। थोड़ी बातचीत हुई तो मैं आई वापस। वापस आई तो उन्होंने बोला कब प्रोग्राम है, फ़ोन पर किया था। मैंने कहा इस दिन ऐसा तारीख, तो कार्ड वार्ड भी भेजे, उस पर था ज्ञानेंद्र जी की अध्यक्षता थी उसमें, और भी लोग थे, डॉक्टर महीप सिंह थे, मृदुला थी बोलने में जो बोलने वाले थे, डॉक्टर कृष्ण कृष्ण प्रकाश मिश्र थे, कृष्ण मिश्र, मुझे पूरा ठीक से नाम है, कृष्णाथ मिश्र है कुछ, महीप सिंह थे वो थे, और भी कौन से लोग थे, मंजुल थी पर वो बोली नहीं थी उस दिन, और भी दो तीन थे। दो पेपर भी पढ़े थे, एक उदय प्रताप थे और एक केवल गोस्वामी थे, उन्होंने कुछ पेपर भी पढ़े थे उनके। तो उस दिन क्या हुआ, उस दिन नई नई ही थी मैं दिल्ली में, तो वैसे जमने में समय लगता है हर एक को। पर मुझे याद है 12 खंबा रोड पर जे आपके, जहाँ पर ये है ना आपकी बहुत लॉन्ग में दुकानें वुकानें हैं क्या बोलते हैं उसको, वहाँ राजस्थान सूचना केंद्र था, उसी के ऊपर एक बड़ा सा कमरा था, वहाँ पर होती गोष्ठियाँ वगैरह, वो ठसाठस भरा हुआ था। और वहाँ पर जैनेंद्र जी के नाम से भी तो काफ़ी लोग आए होंगे। और वहाँ पर एक स्नेकल नाम था उनका, स्नेकल, डॉक्टर स्नेकल, वो भी थे। वो हिंदी जानती थी, हिंदी में उन्होंने कविता भी पढ़ी थी मुझे याद है। तो खैर वो तो काफ़ी अच्छा रहा, मृदुला को पता है काफ़ी अच्छा रहा जो रहा, उसने भी कहा था उस पर, वो मैं बोलूँ नहीं क्या कहा कैसे कहा, पर अच्छा रहा कुल मिलाकर। उसमें अपनी बात नहीं करना, मुझे मंजू की बात करनी। पर मंजिल वहाँ थी, पता नहीं शायद वफ़ीज़ा थी या कुछ, तो वो चंद्रकेश का ही था वो बना बनाया प्रोग्राम जो भी था। पर इससे पहले एक बात ज़रूरी कहनी है, जब हम जैनेंद्र जी को लेने आए घर, नेचुरली वो कैसे आते, तो गाड़ी थी हमारी, ऐसी खटारा सी गाड़ी थी, तो तो उसमें मृदुला, मंजू और हम थे, तो मेरे हस्बैंड भी थे। तो वहाँ गए हम, जब ले आए उनको नीचे, मुझे याद है, तो मैंने बड़ा संकोच से पूछा, मैंने सोचा पता नहीं वहाँ क्या कहेंगे ये, पसंद आया ना आया क्या, पहली पहली रचना वैसे भी इतना नहीं होता आदमी को विश्वास अपने पर। तो बोले देखो चंद्रकांत, अर्थांतर तो मेरी समझ में नहीं आया, मुझे लगा हे भगवान ये तो पहले से ही क्या कह रहे हैं, पर मैं चुप रही, मैं क्या कहती। हाँ ये शब्द उनके हैं, शायद मृदुला को याद हो। हाँ, अर्थांत ये सॉरी अंतिम साक्ष्य, दूसरा उपन्यास, दो लघु उपन्यास है। अंतिम साक्ष्य पढ़कर मुझे लगा मैं तुम्हें गले लगाऊं, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, और मैंने भी कहा, मैंने कहा तू लगाते क्यों नहीं। वो बोले देखो, ये देखिए कैसे थे, उनका विट था एक तरह से, देखो चंद्रिका मैं अब बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, मेरे पति भी हंस रहे थे। खैर एक छोटी सी मुलाकात, ये मृदुला और मंजू दोनों थे वहाँ मेरे साथ। फिर हम खैर वहाँ गए थे, प्रोग्राम वगैरह सब ठीक ठाक। ये दूसरी मुलाकात है, तीसरी कह सकते हैं। इस बीच में मंजुल के यहाँ वो भी एक दो बार मेरे पास आई थी, मैं भी दो तीन बार उनके पास गई थी, और वहाँ जब भी जाती खाना खिलाती। एक बार कुछ उनसे कहा कुछ तेज आवाज में बोलें चंद्रकांता जी, आवाज कुछ तेज कर लें प्लीज। इसमें आवाज़ तो यही है कि मेरा गला, मैंने कहा था ना मेरा गला जी, कुछ कोशिश ऊंचा कर, बोलने की कोशिश करें जी। तो गले में आवाज़ जो है वही आएगी। तो खैर ये ऐसा हुआ, तो ये रसगुल्ला भी इधर छोड़िए। तो कहाँ तक पहुँची मैं, जनी जी की बात कर रही थी। इससे आगे हम बढ़ते हैं, अंतिम साक्षी बात मैंने कह दी, फिर बीच में टोकिए मत मुझे, मैं भूल जाती। तो खैर ये होती थी, मैं मंजुल की बात करें, मैंने उससे कहा, मैंने कहा मृदुला के पास भी मैं गई, एक दोपहर में गई थी उनके पास, वहाँ भी खाना वाना खाया था मैंने, वो भी छोड़ती नहीं थी बिना खिलाए। और मंजुल की आदत थी, वो पकड़ के रखती थी, नहीं खाने टाइम में तुम कैसे जाओगी। और जो भी घर में होता था अच्छा, जैसे हमारे घर में अच्छा ही होता है खाना। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा देखो
मैं यहाँ आई हूँ, तुमने जो अपना परिवार के लिए बना, बेटा बेटी भी थे उस वक़्त, तो ये तो अच्छा नहीं लगता ना, मतलब कोई तीसरा मेहमान आए बिना बुलाए तो। बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं। एक बात ये भी उसने कही जो मुझे याद है, वो कहना उसने चंद्रकांता, मैं फ्रिल्स में विश्वास नहीं करती, मैं बेसिक्स पर ध्यान देती। ये 2 शब्द मुझे बेसिक्स मतलब जो भी है, मैं फ्रिल्स पर विश्वास नहीं करती, इसलिए तुम संकोच मत करो। अच्छा लगा, बहुत पनीर वनीर बना था, बड़ा अच्छा था, दही का कटोरा मुझे याद है, बल्कि ये फुलके बनाने के लिए उसने किसी को बुलाया था, शायद उनके यहाँ काम करती होगी वो, तो गरम फुलके भी उसने खिलाया। हम थोड़ी हाँ, थोड़ी रुकावट आ रही है बीच में लगता है। तो इस तरह से हम आगे बढ़ते गए फिर संवाद, आपको पता होगा यहाँ कुसुम अंसल में एक एक वो भी एक संस्था थी, संवाद नाम से आज भी है। तो उसमें भी मंजुल आती थी, मृदुला आती, सभी रचनाकार आते थे, उनसे भी काफ़ी मिलना होता था, उनकी कहानी सुनते थे। मेरे ख्याल में बानो नाम से कहानी उसने शायद पढ़ी थी वहाँ पर, बानो कहानी, हाँ बानो कहानी जी। उनका था वहाँ पर। इसमें जो रचनाकार पढ़ते थे उसको वो बानो कहानी, मुझे मैंने पहली कहानी वो थी, और बानो सुनी मुझे, बानो मुझे ज़्यादा अच्छी लगी कि बानो की गौर से सुनने पर ना, जब उनकी भाषा, उनका भंगिमा, उनका अभिव्यक्ति कौशल, जो सबका अपना अपना होता है, निजीपन तो उसमें होता ही है, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। और ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा उड़ान भरती हो, पर भाषा उसकी अपनी थी, सधी हुई भाषा, और वो जानती थी मुझे कहाँ क्या कहना है। मुझे नहीं लगता कहीं कहीं भी लंबी कहानी ज़्यादा मैंने देखी नहीं उसकी, मुझे नहीं लगा वो ज़्यादा विस्तार देती थी। कभी ऐसा होता है ना, बहुत गहरे जाते हैं, मनोविज्ञान में जाते हैं, उसमें जाते हैं, जो भी है, या वर्णन, बहुत वर्णनात्मकता होती है बहुत सारी। एक मुझे लगा बड़ी चुस्त और सदी हुई शैली होगी। और जैसे बानो को मैं थोड़ा बहुत पढ़ूंगी, ऐसे इंटरेस्टिंग है। उमस, पसीना और प्यासा सूरज तप कर ढल चुका था। गली गली हुई शाम यूं ठहर, गली हुई शाम क्या होता है? गली हुई शाम यूं ठहरी थी, मानो अपनी जरूरी आलेख थे जो हाथों हाथ टंकित, बैठते ही कंठ लगा कनाडा ड्राई की बोतल मंगाकर घूंट घूंट भरने लगी। सेबों के रस का अच्छा सा पेय निकाला है। गला तर होने लगा, पर माथे पर अब भी पसीना चुहा रहा था। उन्हें दुकान में दाखिल होते देखा। वह खब्तुल हवास सी थी। बराए मेहरबानी मेरे को 2 कागज पहले टाइप कर दो। उनके पहले शब्द पर मेरे कान खड़े हो गए। देखिए, आपको अपनी बारी का इंतजार करना पड़ेगा। मैंने साड़ी के पल्लू से अपना चेहरा रगड़ते हुए कहा, जी मुझे दरअसल जाना था। जाना तो खैर सभी को है, यहाँ रहने तो कोई नहीं आया। मेरी आंखों का चश्मा पसीने से धुंधला गया था। आंखों के नीचे जहाँ पसीना इकट्ठा हो गया था, वहाँ चिरमिराहट होने लगी थी। मैंने चश्मा उतार कर पहुँचा, दोबारा पहना तो उनका चेहरा इस कदर बुझा पाया कि मेरा मन कचोट उठा। आइए यहाँ सोफे पर बैठिए। वह एकदम चिराग मायूसी पुती थी। बैठते ही पैर बदल बदल के अपने पाँव छिपाने लगी। पाँव छिपाने की बजाय और रोशनी में आ गई। बिवाई फटे, धूल भरे, किरमिची किरमिची स्लीपरों में जहाँ तहाँ फटन और ढिलाई, जिससे पंजा आगे को सरका हुआ और स्लीपर पीछे से फालतू निकला हुआ मेरी चोर नज़र को पकड़ते हुए वह एकदम से बौखला गई। आपा, मैं शुरू से ऐसी बेहाल न थी। ये तो दफ्तर जाते तो फैशनेबल खातूनों की चप्पलें देख देख मेरे लिए वैसी ही चप्पल खरीद लाते।
फिर वो अपना मैलखौर रंग का दुपट्टा ठीक करने लगी। साड़ी के अर्ज का ये लहीम शहीम दुपट्टा मेरे लिए मोल ले आते। चोटी खोल देती तो मेरे पुरपेच बालों को और बिखरा देते। कहते, इस लहर पर खुदा की खैर बानो, अब देख लीजिए मुझे आंवला पा और खिचड़ी बाल। उनकी आंखों में नमी का तार खिंच आया। गुस्से सहत के बाद मैं चोटी गूंथने बैठती तो हाथ से कंघी छीन कर खुद संवार देते। चार चार लटों की चोटी गूंथ मोगरा तक टांक देते। उनकी आंखों का पानी मुस्कुराने लगा। अपने साथ बाजार में खाना खिलाने ले जाते। दखनी खाना प्लेट जूं ही मेरी पेशानी पर शिकन पड़ती, फौरन लड़के को टोक देते, गोश्त का शोरबा दुरुस्त नहीं, ले जाओ इसको, हम पूरी कीमत अदा करेंगे, पहले यखनी लेकर आओ। हम कभी ऐसा वैसा गोश्त न खाते, समझ रही है ना, न ऐसा न वैसा, फकत बकरे का। और आगे इसमें काफी वो मैं छोड़ देती हूँ। ये कहना ये चाहती हूँ, बोलती कैसे मेरा पति मेरा ख्याल रखता, प्यार करता था, हर चीज़ में ऐसी नती जैसी आज हूँ। जैसे जैसे देखा बुरी हालत में फटी बीवाइयाँ हैं, मैलकोर कपड़े पहने हुए, तो वो आई है एक ये बीच में लंबा हुआ। बस बता रही कैसे कैसे मेरे पति मेरे को रखता था वगैरह वगैरह। तो बाद में ये बीच बीच में छोड़ देती हूँ। आखिर बानो बात करते हुए खिलखिला पड़ी। मैं भी अभिनंदन, मैं भी हल्की पड़ गई। सच बड़ी अनुलझी सी खुशी हुआ करती। कहती, मेरी सास आई तो मैंने उनकी खिदमत में कुछ बाकी न उठा रखा। वो तो खाकर थाली भी परे को न सरकाती, मैं ही उठा के ले जाती, हाथ भी घंटे बाद धोती। जाते जाते सर्द सी आह भरकर बोली, क्या करें बानो, तुम मेरे जानशीन की मंजूर नजर हो। नहीं तो पहले पहले वाली तो आला खानदान से थी, बोलती तो वो भी आला खानदान से थी, बस मेरे किए कराए को नापदान में बहा दिया। एक ही सेंटेंस वो कहती है, मेरे किए कराए को नापदान में बहा दिया। पहले वाली, हाँ आपा, जिसमें उनकी जान थी, उसी को धक्के खिलवा दिए उनकी पहली बीवी ने थी। मोहल्ले वाले बताया करते कि गजब की झगड़ालू थी, जो लिपट जाए किसी से तो दामन छुड़ाना मुश्किल। मुंह जोर बला की थी, मेरी नजर भी दो चार हुई थी उनसे। सुखाया हो खजूर सी थी वे, एकदम छुहारा। झपट कर बोली, तो आज एक आंख में सुरमा और दूसरी में धूल झोंक दी। मैं तो खौफ खा गई, उनसे सुहाग बांट लेने को राजी हो गई। सुनकर वे तुनक गए, बोले, बात अपनी जगह है बानो, भला चाहत पर मोहर लगी है किस कभी, पहले को कभी निभाने आई, पहली को क्या है, पहली को कभी निभाने आई ही नहीं, निभाने आई ही नहीं हमसे। वसल की सरखुशी में उनसे कभी हासिल नहीं हुई। सरखुशी में सरखुशी में से जो दिल की तहों से उन्होंने कभी न चाहा। जब देखो तब हर किसी पर जंगली भिल्ली सी झपट पड़ती, बद सलीका थी। उनके मायने में तो आगे दौलत पीछे दौलत, तिस पर ऊंची जात, खान की बेटी, हमसे 7 वर्ष बड़ी थी। अब लचक तो कच्ची टहनी में ही होती है। उनके भाईजान ने अपने ही नजर बाग में फरेब देके हमें फांस लिया। शैतान से सौदा हो गया, रह लिए हम 6 वर्ष उनकी मुलाजमत में। पहले तो कभी उनकी पतंग ही तुक में न रही, जब अपनी परछाई पर पांव पड़ा तो बिलक उठी। उनका भाई तो आकर दम दे गया। बड़े बड़े दांत वाले बैठे हैं हमारे पीछे, गांव वाले होना चाहिए। एक ही नजर में ढीला हो जाओगे दूल्हा भाई। वे भी ताव खा गए, बा आवाज बुलंद बोले, क्यों, खुदा आपका सगा लगता है, जो आप रोडे ऊपर उछालेंगे और ईंटें दब जाएंगी, उखाड़ कर फेंक दूंगा, मूछ भी और पूंछ भी। दुलदुल कहीं का, पर कोई खुदाई ताकत हमारे दस्तगिरी कर रही थी, वह कबूलियत की बड़ी घड़ी थी। आपा बड़ी से तलाक हो गया, फिर निकाह हो गया उनका। आगे उसके बारे में बोलते हैं कैसा हुआ, कैसा कहा, क्या करते थे।
कहते थे तुम घबराना नहीं बानो, हम तुम्हारी राहों से तमाम खार चुन के जाएंगे, तुम्हें लेकर अब हम शामों को शमा जलाएं और शामियाना लगवाएं। उनसे मतलब प्यार व्यार जताते कैसे इनसे, ये कहने का मतलब कुछ 5 बरस ही शामों की क्षमा जली होगी। उन्होंने खाट पकड़ ली, हकीमों ने बहुत तेरे माजून चटाए, इमाम दस्ते में कूट छान कर मैंने कितने ही नुस्खे आजमा लिए, वे हारते ही चले गए। अंत में जब वो तबीयत उनकी खराब होती छोड़ देती वो गुजर जाते हैं, यहाँ छोड़ देते। तो गुजर जाने के बाद घर वालों का पूरा तरीका बदल जाता है। उसकी वैसे भी कोई प्यार वार तो खास नहीं था उनको, पर उनको लगता है धीरे धीरे उनके बच्चे जो थे, दूसरी बीवी के बच्चे जो भी थे, वो भी उनसे रार खाने की। बहू यहाँ आई तो काफ़ी लंबा चौड़ा है इसमें। तो ये कहते हैं, तो उस हालत में उनको लगा कि मतलब वो अलग थलग सी पड़ने लगी, और जैसे उम्मीद नहीं थी होगा बच्चे को, उनको पाला था बड़े प्यार से उनको, तो उसको लगा कि मैं यहाँ बहुत अकेली सी लग गई और दुखी भी थी मन में, ये इसका आगे। अब वो क्या करती हैं, उनकी एक सहेली होती है, तो वहाँ उनके जाकर उनके यहाँ किराए पर रहती है, कुछ ऐसा लगता है। तो वो उनको बड़ी तसल्ली वसल्ली देती है। तो उनको संग रोती होती है, कहती कैसे, जैसे दुख अपना बयां करती थी। तो ये कहती बानो, ये रोने रुलाने से क्या बनेगा। वो कहती है उनसे, हाँ आपा, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, ये औरत पर ही ज्यादा खरा उतरता है। कुछ कसीदाकारी कर लेती हूँ, वो करती थी, तुरपाई टनकाई भी, रफूगर भी अच्छी हूँ, बस गुजारे के पैसे आ जाते हैं, अपना गुजारा वो कर लेती है। अरे हो भी लिए आपके कागजात, वो कागजात लेकर आई इनके पास, उस पर दस्तखत करवाने वो चाहती है, मुकदमा कर रही है वो अपने ससुराल वालों के विरुद्ध, उनके इसमें जो भी वो कागजात। कहते कहते हो गए आपके कागजात, मेरे हो तो ले चलूं। शीला बाजी जिनके यहाँ हो रहती, वो उनकी बड़ी दोस्त बनी होती। शीला बाजी फिक्रमंद हो जाती है, मैं कहीं अटक भटक जाऊं तो। लाहौल विल्ला कुव्वत इल्ला बिल्ला, लाहौल विल्ला अजीमा, ये कैसी पेपर तज छिटी है बगल के रेडियो पर। बोल तो न सुने जाए न अनसुने किए जाए, यूं तो मिरासनी गाया करती है। दुरुस्त हो गए तुम्हारे कागजात, वो बात आपस में हो रही। ये तुम्हारा खुलूस ही है बीबी, जिसने एक ही मुलाकात में सब उगलवा लिया। लगता है आज तो टूट के बरसेगा पानी। मुद्दतों बाद किसी ने हाल दिल सुना है। बानों के कागज टाइप होने शुरू हो गए थे, पर ये आसमान को क्या हुआ, उमड़ घुमड़ के इस तौर बरसा जैसे पहले कभी बरसा ही न हो। एक बार फिर भी टाइप स्कूल में जाना हुआ था, लगा था अभी के अभी बानो कहीं से नमूदार हो जाएगी, पर ऐसा न हुआ। उनका अता पता ले लिया होता, वे शेखुपुरा में रहती हैं। खाली ये जान लेने से क्या होता है, ज्यादा पता नहीं था कहाँ रहते क्या है उनका, वो आई नहीं दोबारा। पर गैरों के पते दर्ज किए जाते हैं कहाँ, कहीं अपना ही दे आती, या अपने से सोचते हैं वो। तो मतलब ये कहते बानो नहीं आई, आए तो एक साहब आए एक दिन, दरियाफ्त करने आए। बोले मेरी वालिदा क्या आपके पास आई थी। कोई आता है उनके पास, आपकी तारीफ, जी मैं अनवर हूँ जी, आपका पता टाइप स्कूल वालों ने दिया है जहाँ पर वो जाती थी। मेरी वालिदा वहाँ जाया करती थी कचहरी के लिए अपने कागजात के कील कांटे दुरुस्त करवाने, मुकदमे पेशी के चलते। मैं जरा सी चौंकी, फिर कुछ उत्सुकता से पूछा, उनका नाम। जी बानो, वैसे पूरा नाम तो गुल बानो था, पर अब सब बानो ही पुकारा करते थे। मगर वो तो कहती थी कि उनके कोई औलाद नहीं, वो कहती थी कोई औलाद नहीं है। ऐसा कहा क्या उन्होंने। अरे उस दूसरे शौहर गुलशेर से न हुई होगी जी, मेरे अब्बा तो उनके पहले खाविंद थे। तो खैर बानो यहाँ कभी नहीं आई, अगर आ भी जाए तो भला क्या कह दूं। यही कि वे फौरन बल्ली मारा चली आए बड़े भाई साहब के यहाँ। ये उनका बेटा है, वो जो कहने आता वहाँ फौरन आ जाओ। अच्छा अच्छा, आपके भाई साहब शायद आपके वालिद की पहली बीवी से होंगे। अजी तौबा, बोलिए हम सगे भाई हैं, और गुलबानो हमारी सगी अम्मी।
मैं दरअसल मंजली भाई के साथ उनके शेखुपुरा वाले ठिकाने पर होकर आया था, पर कोई नतीजा न निकला। मंजली भाई? जी वही। छुट्टन यानी छोटे भी वहां के 3-4 चक्कर लगा आया। लगता है वो हमसे छिप रही है। वे छोटे आपके वालिद की दूसरी बेगम से होंगे, क्योंकि बानो अपने आप बीती मुझसे एक सांस बयान कर चुकी थी। मेरा इतना पूछ लेना मुनासिब तो था। न, हम सब सगे भाई हैं। अब्बा हुजूर ने तो कुल जमा एक ही मर्तबा सेहरा पहना था। हम सब? जी, खुदा के फजल से हम 4 भाई हैं। मेरे जहन में बानो का सुता सुताया एक हरा जिस्म घूम आया। मेरे चेहरे पर पुते अचरज को देख उसने सफाई पेश की। ऐसी बात नहीं है। अब्बा हुजूर अम्मी को हर जचगी के लिए मछली वाले शफा खाने ले जाते थे, मगर तुम लोगों के रहते बानो क्यों यहाँ वहाँ की धूल समेट रही थी? देखिए, दिलों में तो हमारे फर्क आना चाहिए था। वे 4-4 बेटे बहुओं से किनारा कशी कर किसी घर के पहलू में जा बैठी। यहाँ तक कि उस शख्स गुलशेर के इंतकाल के बाद अम्मी हम लोगों से ऐंठी रही, बेसबब, बेमतलब। बेसबब तो खैर कुछ भी नहीं होता। इस कदर शर्मिंदा हुए हम लोग कि क्या कहें। हमारी अम्मी और वे बेजा हरकत उम्र के इस पड़ाव पर। खुशी हासिल करने का हक तो सभी रखते हैं। ये संवाद है। खुशी अल्लाह मियाँ के नज़दीक खिदमत अहमियत रखती है जनाब। 2 वक्तों की रोटी तो उन्हें हमारे वहाँ भी नसीब थी। सलामती है हम सलमानी है हम लोग। हेयर कटिंग सैलून चलता है हमारा। पेशेवर हजाम है। आखिर हम भी आस औलाद वाले थे। पोतड़ों में बैठी अम्मी दिखलाई भी न पड़ती। हमारी बीवियां तो सभी बच्चों को उन्हीं के सुपुर्द किए रहती। खिलाए जाओ जी भर को। और ऐसी मसरत चाहिए औरत को। और कैसी मसरत चाहिए औरत को जो वो भी उम्र के इस दौर में। ये बेटा कहता हूँ। मैं कबूल करता हूँ उम्र भर अम्मी हमें बड़ा करने में लगी रही। अब्बा तो कह दिया करते नसीबों वाली है, बेटे ही बेटे जने हैं। तेरा अपना ही पेट पड़ी पड़ी समेटा। जब अब्बा ने तपेदिक से खाट पकड़ ली तब अम्मी ने रात दिन एक करके खिदमत की, किसी नेक बीवी की तरह। उनका सवाब भी तो उन्हीं को मिलेगा। उन्हें तो खबर ही न होती कब आफताब उरूज होता और कब गरूब, कब आसमां अपने रंग बदलता। जाने कब अम्मी वालों में कंघी देती, अम्मी बालों में कंघी देती। बस अब्बा की खांसी बलगम और उबालता। घर के गोशी गोशी से अम्मी की बुलाहट गूंजती रहती। अब कह तो दीजिए कि हमारे वहाँ अम्मी की पोछन थी। जब गई तो नन्हे बांके तो दिनों दिन उनका हेरवा करते रह गए। बच्चे भी ऐसे कि अंडे में से निकलते ही बांग देना शुरू। तमाम दिन बवाल मचाए रहते। अम्मी का ही होता था कि उन्हें दबोचे समेटे रखते। आखिर दादी जान थी ना। अनवर हंस रहा था कि हिनहिना रहा था, वही जाने। देखिए वाकई हमारी बीवियां तो उनकी पकाई हांडी देगची भुलाए न भूलती। पूरा बावर्ची खाना जो उनके सुपुर्द था अब भी कह देंगी अपनी अम्मी को ही खोज के लेकर आओ। कुनबा परवरदिगार को घुमा फिरा के आँच देना, आटे से घेर बांध के घंटों गरमाए रखना, ये सब उन्हीं के बस की बात थी। और अब्बा के गुजर जाने के बाद तो हम लोग अम्मी को और भी उलझाए रखते कि बेनाहक उनकी याद में जी छोटा न करें। मेरी बीवी तो आप जानिए जरा भी दखल अंदाजी न करती। यूं भी बेहद खुश मिजाज है। बस पान खाना और हंसते रहना। इस बार अनवर गुदगुदाया सा हंस दिया। सच में अम्मी को कोई टोकने वाला नहीं था। अम्मी तो तिराहे पर से रसद तक उठवा लाती। अब गौर से सुनिए इनके सेंटेंस। अम्मी तो तिराहे पर से रसद तक उठवा लाती, हमारी तो पर्दे में रहती। बस यूं ही तिराहे चौराहे पर मुलाकात हो गई होगी उस शख्स से, बखिया उखेड़ के रख दी हमारी। खैर अम्मी आए तो भेज दीजिएगा। कहिएगा उनकी बहुएं भी तो अब कहाँ इतनी कड़ियल जवान रह गई। आखिर औरत को औरत का ही सहारा होता है। तो बीवी अब इजाजत दे। सलाम। इसको गौर से देखिए पढ़िए।
ये बात जाते जाते कहता, खैर अम्मी आए तो भेज दीजिएगा, कहिएगा उनकी बहुएं भी तो अब कहाँ इतनी कड़ियल जवान रह गई। जवानी में ही वो क्या करती थी। आखिर औरत को औरत का ही सहारा होता है। तो बीवी अब इजाजत दी, सलाम। सलाम मैं उस शख्स की लौटती पीठ ताकती रह गई जो बानों का पेट जाया था, अपना था, सगा था। ये कहानी देखिए, आज भी इतनी मौजू है जितनी उस वक्त थी। क्या फर्क आ गया, हम इतने बदल गए। आप मुझे बताए, हम कहते पुराने, कोई कहता अरे आज नायब को देखिए, पुराने को छोड़िए। मुझे बताइए क्या फर्क आया, क्या हमारी जहनीत में, हमारी सोच में खास फर्क आया है। बाहर से बदला बहुत है, हम नए युग में जी रहे हैं, वैश्वीकृत समय में जी रहे हैं, बहुत बदला है। और हमारा अंदर कितना बदला, हमारा सोच कितना बदला। पुरुष और जो दाम्पत्य संबंध है, या स्त्री स्त्री की स्थिति नियति कितनी बदली। कुछ मुट्ठी भर औरतें ठीक है, पढ़ लिख गई, अपने पैर पर खड़ी, वो अलग बात है। पर आम औरत देखी। और मैंने एक बात देखी, ये मंजुल हाशिए की के लोगों पर उसका ज्यादा ध्यान केंद्रित था। कुछ कुछ चीजें उसने फैशनेबल लड़कियों के बारे में भी कहा है, वो अलग बात है। पर जैसे अनारो है, वो भी निम्न वर्ग की ही मान लीजिए। किस प्रकार कश्मकश भरी जिंदगी, और उसमें कैसे हस्बैंड का, पति का सुन। मुझे एक बात लगी मंजुल में, एक तरफ से वो पुराने को बिल्कुल नकारती भी नहीं है, पर वो देखती उसकी उपादेयता क्या है जीवन में, इसको वो देखती है। पर साथ में स्त्री सहती भी है, उसकी अनारो सहती भी बहुत है। पर वो यह भी कहती है, अरे पति है ठीक है, औलाद वाद भी सहना है। ये मुझे लग रहा है हमारा जो अनुकूलन हुआ है ना, तो उसका भी कुछ प्रभाव कहिए। औरतें पर खासकर जो मजदूर पेशा औरतें हैं, वो कहते हैं भाई मारता है तो खिलाता भी तो यही है। कर कई बातें अनारो में बहुत सारी बातें उसको अलग से पढ़ने की ज़रूरत है। तो यहाँ मैं मोटी मोटी बात ये कह रही हूँ। फिर उसकी बेटी है गंजी। अब वो गंजी कह रही, गंजी की शादी होनी, उसका कुछ कर रहा है, उसको पिता भी चाहिए। अब हालांकि वो खुद अपने भरोसे पर जी रही है, पर उसको लगता नहीं गंजी का पिता होना चाहिए। उसका भी अपना एक समाज है जिसमें वो पति तो जो है सो है, तो पढ़ने से ताल्लुक रखता है, पर उसको पति पति चाहिए, गंजी का पिता चाहिए, अपना पति नहीं चाहिए उसको। तो मुझे लगता है उसमें एक ठसक भी है, उसमें पीछे का थोड़ा सा लगता है प्रभाव है। जैसे निम्न वर्ग में तो शायद आज भी है, पर आज में बहुत फर्क आया उस वर्ग में भी। पर उस वक्त तो था ही था। और पिता की जरूरत है उसको, पति, और वो इसमें नहीं चाहती कोई उस पर उंगली उठाए, कह के भाई इसने पति को छोड़ दिया, वो है ये, वो भी नहीं, उसमें भी उसका स्वाभिमान है, वो भी रखेगी, ये भी रखेगी। तो वो एक अलग बात है। तो मैं इसमें बीच में ये आ गई। तो मैं उनकी ये वो बात जो मैंने की, मुझे उसकी औरत में आज की औरत में बहुत फ़र्क होने के बावजूद ये कहानी लगती है आज इसको पढ़ने सुनने की ज़रूरत है। आज भी हम कितना आदर करते हैं बड़े बुजुर्गों का। ठीक है, घरों में जो कुछ होता रहता है, आज सम्मिलित परिवार तो नहीं रहे, पर जहाँ है वहाँ खटपट तो होती ही रहती होगी। पर ये मुझे बताइए, क्या आज हम आए दिन नहीं सुनते। आप फेसबुक तो देखिए, जीवन में भी देखिए, कोई माँ बच्चे जरा ठीक है, खासकर जब बूढ़ा बूढ़ी को दोनों को भी निकाल देते हैं। आजकल तो अब खैर होम बने हैं, तो वहाँ डाल दिया, भेज दिया, जो किया। पर अगर पैसे देकर भी भेज दिया तो चलो उनकी कुछ कहीं तो पहुँच गई। ऐसे भी आज हैं जो माँ को कहीं बिठा दे, अच्छा ये पता है यहाँ पर जाना, कोई आएगा लेने तुम्हें। आज भी ये हो रहा है। हम नहीं कहते हम बड़े क्या हो गए, पढ़े लिखे हो गए, हमने बड़ी तरक्की की, मगर कहीं पर हम अभी बहुत, हमारे दिन ब दिन मुझे लगता है हम मशीनी होते जा रहे हैं। अर्थ केंद्रित समय में इतने पता नहीं गुम हो गए, हमें लगता है कि अर्थ ही महत्वपूर्ण है। अर्थ की भी अपनी अहमियत है। आप पहले बाहर जाएं तो लोग देखेंगे आपने पहना क्या, ओढ़ा क्या, आपकी पहचान उससे होगी। मगर फिर भी एक इंसानियत है जो हम गौरव करना मन, मुझे लगता कहीं ना कहीं क्षीण होती जा रही। मैं नहीं कहती सबों में, पर ज्यादातर देख रहे। मुझे लगता कहीं ना कहीं हम एक रोबोट होते जा रहे हैं। बड़ों का आदर सत्कार तो करते भी हैं, वो बहुत ही करते होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। हम भी जहाँ जहाँ हमारे बच्चे भी थोड़ा बहुत करते हैं, पर ज्यादातर आप देखेंगे बहुत खराब हालत है। हम क्यों ऐसे हो रहे हैं। मुझे याद आता है, पता नहीं उनका नाम क्या, उन्होंने एक किताब लिखी थी, उन्होंने लिखा है, नाम याद नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि आइए समय जो जाहिर है अर्थ केंद्रित है, पैसा चाहिए, ज़रूरी भी है। वो कहते हैं पैसा आप कमा सकते, कैसे भी
कहते नहीं दिस वे दैट वे आप कमा सकते हैं, पर कुछ चीज़ जो आप कमा नहीं सकते, जो कठिन है और जो हम खोते जा रहे हैं, वो हम मुझे संस्कार शब्द से चिढ़ नहीं है। संस्कार शब्द होता हमारा रवैया, हमारा सोच, हमारा तरीका। संस्कार कोई ऐसी भूत जैसी चीज़ नहीं है। हम हमारे मानवीयता, हमारे मन का जो सौहार्द भाव है, अगर वो नहीं, वो हमारी इंसानियत वो कितनी घट गई। वो कहते वो कहाँ से लाओगे? वो कहते हैं, नाम याद नहीं आता, उनको कहते जो अपनी कंप्यूटर है, जो चीज़ें हैं, वो आपको सब कुछ देता है, कितना ज्ञान विज्ञान देता है, पर वो वो तुम्हें एक अच्छा बेटा और अच्छी बेटी नहीं बना सकता। ये शब्द मुझे अच्छा लगा। वो कौन बनाएगा? मैंने ये बात कही भी है कहीं, वो कहते पहले भी कही है, सेव योर ऑलिव ट्री। आपके बुजुर्गों ने कोई ऑलिव ट्री आपके आंगन में रोपा है, मैं तो कहूँगी आपके जो मिला है आपको विरासत में, जो कुछ अच्छा मिला है, ऑलिव ट्री है तो फल वाला ही है ना, तो उसको अपना लो। तुम्हारी निजता वो कहाँ गई? निजता हमारी, ये मैंने कही पहले सब कुछ ठीक था, ये कहना भी गलत है कि सब सुनहरा था। वेदों के ज़माने में नहीं मैं जाऊँगी, वहाँ भी सब कुछ है, काला भी है, सुनहरा भी, सब कुछ है, सब कुछ, उधर हम नहीं जाएंगे। पर मैं ये कहती हूँ, इतना आगे बढ़ने के बावजूद हम क्यों अपने, अगर कुछ अच्छी बातें हैं, करुणा है, ममता है, दया है, सौहार्द भाव है, आदर है बड़ों का, एक अपनापन है, वो क्यों हम खोते जा रहे हैं? मुझे लगता है ऐसी कहानियाँ ज़रूरी है और आज भी ज़रूरी है, ये ध्यान दिलाने के लिए कि अब नए लोग जो भी लिखते हैं अच्छी चीज़ें लिखते हैं। नया समय है, नई समस्याएं हैं, और उसके साथ ये भी आज बड़ी समस्या है, बुजुर्ग कहाँ है, कितने। अब आप कहेंगे ठीक है जी, अब तो सब बच्चे अलग है, बड़े, वो सब तो ठीक है, मगर अगर आपके पास हैं, आप उनका कितना आदर करते हैं, आप कितना उनका, कुछ भी कहिए, हमारा अपना खून कल हमारे साथ यही करे और करेगा, जाहिर है। आप बच्चे बोलते माँ अब जो बड़ों के साथ करोगे हम तुम्हारे साथ करेंगे, बड़ी कहानी इस बात में हम जाएंगे। खैर, अब ये सब तो अब इसका छोड़िए। मुझे मैं एक बात ये ज़रूर कहूँगी ना, इसमें स्त्रियों के बारे में बहुत कुछ लिखा है, संबंधों के बारे में, दाम्पत्य संबंधों के बारे में, स्त्री अस्मिता के बारे में भी। वो सहती भी है पर विरोध भी करती है, वो डट कर खड़ी होती है, वो हार नहीं मानती। अनारों ने हार नहीं मानी। ये जो आपके बात कर रहे थे इसकी बानों की, ये भी हार नहीं मानती, वो करती है, उनका मुकदमा तो करती है उनका, बाद में वो आए या न करें वो दूसरी बात है। कई जगह मैंने उनकी औरतें देखी कि वो अपनी जगह पर दृढ़ है, मजबूत है, कमज़ोर नहीं है। ये मुझे अच्छा लगा, उसमें एक बात मैंने हमेशा नोट की उसके बारे में। खैर, तो ये एक बात ये भी है कि मंजू ने जो भी लिखा, बड़े सधी भाषा में लिखा, भाषा भी उसकी बड़ी चुस्त भाषा थी, सधी हुई भाषा। और कभी कभी वो ऐसी सिमिलीज लाती थी, रस प्रिया में है शायद, वो कोई पूछती है बहू, अंग्रेज बहू या कोई है विदेशी, उसके बाल कैसे हैं, तो मुझे ये भी याद है, वो कहते कुछ ऐसे बुरे हैं या कुछ ऐसे, क्या फूल झाड़ू जैसे, ये फूल झाड़ू मुझे याद रहता है, फूल झाड़ू जैसे बाल हैं उसके, तो उसकी सिमिलीज बड़ी इंटरेस्टिंग हुआ करती थी। खैर, तो इसको हम यही छोड़ते हैं। मुझे एक कहानी और अच्छी लगी, कई तरह की चीज़ें लिखी हैं उसने। एक कहानी उसके आपको कई काफ़ी लोगों ने पढ़ी होगी, उसका नाम है, उस पर करवा चौथ पर है, करवा चौथ पर लेकर से उसका नाम है कुछ सरवरा, करवा चौथ पर जब जब पूजा वूजा करती है ना, पत्नी पति के लिए जो व्रत रखती है, तो एक तरफ वो व्रत रखते हैं, जब पूजा करती हैं पति के लिए, दूसरी एक औरत जो भी उसमें है, दूसरी तरफ वही लड़की जो इतनी तपस्या जो भी करती है, व्रत तो रखती है पूरा दिन पति के लिए, फिर पति आता, पानी पिलाता, वो तृप्त हो जाती, स्वर्ग में चली जाती, जो भी है, जो मानते जो मानते। तो उसी औरत को यहाँ से एक सम्मान, पति भी पता नहीं व्रत करता है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, क्योंकि हमारे यहाँ व्रत नहीं होता, पर इंतजार करता है उसके लिए, पानी वानी पिलाता है उसको, कृतार्थ करता है उसको कहता है तुम्हारी तपस्या सफल हो गई, अब तुमको मोक्ष मिलेगा, जो सर्टिफिकेट देता है। तो ये एक तरफ उसका आदर, थोड़ी देर के लिए आदर तो होता है, मेहंदी लगाती, कपड़े पहनती, सुंदर सुंदर गहने पहनती, पर एक तरफ जलाई भी जाती है। बहुत ऐसे लिखा उसने कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब ये कंपैरिजन नहीं है, ये दो स्थितियां हैं, वो है, ऐसा क्यों है, वो यही कहना चाहती है। आप स्त्री का मान करना तुम कब जानोगे,
स्त्री को उसका दाय देना तुम कब जानो, कब समझोगे? स्त्री को समझना वो कठिन है, बहुत कठिन है। मैं नहीं कहती कोई ऐसे नहीं है, और आजकल तो जो नई पौध है वो शायद बराबर जो आर्थिक आधार जिनका बराबर, वो शायद बराबर एक दोस्त की तरह रहते भी हैं हमारे रिश्तों में भी ऐसे संबंध भी हैं। पर आम लोग की बात है, कुछ ज़्यादा इसमें थोड़ा निम्न वर्ग कर या मध्य वर्ग की बात भी, मुझे लगता है मध्य वर्ग में भी ज़्यादा ही खराबियाँ हैं, क्योंकि निम्न वर्ग में थोड़ा कुछ कुछ वो जिसको बोलते हैं दर अंदाज करते हैं, और ठीक है मारता है तो कोई बात नहीं, खाना भी तो वही देता है, तो पढ़ी लिखी लड़की तो ये तो नहीं कहेगी मारेगा तो सहेगी नहीं। तो खैर ये सब चलता रहता है, मैं उस पर ज़्यादा नहीं कहूँगी। मुझे एक कहानी आती है याद, अंतिम बयान, वो आपने पढ़ी होगी, अच्छी कहानी मानी जाती है। महुआ और लामछड़ नाम है उसका, वो भी निम्न वर्ग है, मध्य वर्ग भी नहीं है, हाशिए के लोग हैं, उनकी कहानी वो कहते हैं। लामछड़ बुलागीनाथ एस्टेट में सुबह शाम मोटरें धोता है। कपड़ा मंडी के थोक व्यापारी पोशाकी मल ने उसे रहने को क्वार्टर दे रखा है। तो उसमें पहले 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 तो जो लमछड़ नाम है, वो उसकी गद्दी चौक, उसकी जो जहाँ वो रहता है पोशाकी मल, उसकी गद्दी चौक में है लमछड़। वहाँ माल की गांठें बंधवाता है, फिर ठेलों पर लदवा कर ट्रांसपोर्ट तक पहुंचाने के लिए बाहर शहर भिजा देते हैं, उसी पर काम करता है। अनेक काम उसके व्यापारियों के साथ मिलना जुलना, वो सामान लेना कर इसको मैं छोड़ती हूँ। तो पत्नी तो गांव में रहती, वो गांव का परिवार संभालती है, जो भी है बच्चे बच्चे उनको बहुत अपने बच्चों का सा प्यार देती है। उसके अपना बच्चा नहीं लग रहा है, जैसा है नहीं लग रहा है, पर वो अपने देवर और जो भी है उनको बहुत पालती है, प्यार देती है उनको अपना पर। तो ऐसा होता है, छोड़ा बीच में छोड़ी, उनको कोई कहते हैं भाई अब तो तुम्हारा पति जो हो परिवार के लिए वो खटता है, तुम भी क्यों नहीं कोई काम ढूंढती वहाँ, तो उसको भी मदद मिलती, तो परिवार भी पलता, शायद इस इरादे से वो जाती है जैसे। तो महुआ यहाँ पर, महुआ जो है वो जाती है शायद पति के साथ रहने, वही जो क्वार्टर उसको मिला है वहाँ पर वो पति के साथ रहती है। वहाँ पर महुआ जो है वो बड़ी मानी नहीं लगती है मुझे यहाँ पर, जो जैसे इसमें है। वो क्या करती है, परिजनों के लिए वो भी खटता है, उसका लामछड़ भी कमाता, जो भी वो पैसे वैसे देता है, पत्नी को भी वो जो भी चाहिए उसको लगता है मेरा फर्ज है वो पूरा करता हूँ। और पत्नी को तो प्यार भी चाहिए, उसकी कुछ आकांक्षाएं ये इसमें दिखाते। महुआ माने नहीं है, उसको पति का प्रेम चाहिए, उसका साथ चाहिए। तो वो कैसे, वो कहती है करता तो सब कुछ है, पर सॉरी एक सेकंड, हेलो, अभी बंद करती हूँ, बाद में बाद में बात करूँ, मुझे लग रहा आपके यहाँ से एक सेकंड इसमें मैं थोड़ा कुछ पढ़ना चाहूँगी। आप ये मैंने आपको बता दिया कि वो भी चाहती है प्रेम, चाहे वो चाहे किस तरह उसका ध्यान आकर्षित करे, तो वो तो करता है सब कुछ, हाँ ये लाता वो लाता ये लाता सब कुछ, पर वो कहती है मेरी तरफ वो ध्यान ही नहीं देता। ऐसा भी क्या है, मैं भी तो हूँ उसकी कोई। तो वो उसको कहते हैं जब मेरे लिए स्टोव ले आओ, तो वो कहते हैं, वो कहती है बंद करते हैं, तो वो एक बार कहती है हमको एक ठो केरासिन का स्टोव लाई दे। वो भाषा उसी अच्छी है। लकड़ धुआंता है, हमारी आंखें चिलचिलाती हैं। हेरे बाजी, तुहू को कौन समझ दिया रे, स्टोव का मामला। टुइया कौर मुख में ठूसे ठूसे खीखी कर उठा। पंगत में बैठे जीमते लमछड़ का सीना घरवाले की इस मांग पर जाने कैसे कुछ फूल उठा। अच्छा मेरी पत्नी मुझे उम्मीद करती है कि मैं ला सकता हूँ, उसके लिए मांगती है। हाँ हाँ लाए दे, उसने दिलासा दिया। कुछ देर फिर सब में नए जमाने के नए सामान को लेकर गप्पबाजी हो रही थी, काफी लोग बैठे थे वहां पर। और एक रोज लमछड़ ने मिट्टी के तेल का स्टोव ला पटका और खींच लिपोर कर मखौल करने लगा। ले औरत जात, आज हम स्टोव ला के धर दिए हैं, कल को बर्फ की अलमारी न मांग बैठे ससुरी, उसको टुइया भगा गया राशन की दुकान पर और भर कनस्तरी मिट्टी का तेल कटा लाया। मुनक का ये नाम है उनके, बटर बटर भोजन बनते देखने लगा। स्टोव पर जोश से घूं घूं जलने लगा। अब स्टोव आ गया घर में,
तो वो भी बड़ी चाव से खाना वाना बनाती है, सब्जियाँ वब्जियाँ बन के बनाती है। तो अब ये कहते हैं कि ठीक है, अब होता क्या है, एक बार ये इसमें एक हादसा सा है, तो वो थोड़ा ये बताना चाहती हूँ। वो खा पी कर मस्त हो जाते हैं, तो कहते हैं लमछड़ अब भी जोरू के इर्द गिर्द मंडराता रहा। वो खाते खाते पीते वो पत्नी के आसपास घूमता रहता। महुआ दम साधे रही, कहीं बेसब्री से आदमी अक बका के भाग न ले, क्योंकि हमेशा कहीं ना कहीं उसको भिजा देते, यहाँ जाओ, पत्नी के पास कोई समय नहीं मिलता जाने का। इतने में लमसड़ हुमच कर उकड़ू बैठ गया, वो भी चाहता है उससे मिलना, बातचीत करना जो भी है, और झपट कर मुट्ठी में स्त्री की बाह भींच ली। उसने क्या किया, लमछट हुमच कर उकड़ू बैठ गया और झपट कर मुट्ठी में स्त्री की बाह भींच ली। बस तभी हांका सा पड़ गया। बाबू थे, ये सुनिए, तब हांका सा पड़ गया, बाबू थे, बिन सांस काढ़े चिल्लाते ही गए, मानो यम ने जकड़ रखा। ये बाबू थे, वो नहीं था, लमछड़। और लमछड़ आके छुड़ा, उसको लगा यम ने जकड़ रखा है और लमछड़ आके मुझे छुड़ाएगा। दौड़ा लमछड़ और दिखते ही गद्दी पे पठा दिया गया। जो ही देखा उन्हें, जाओ उधर जाना है, कुछ काम उम दे दिया उसको। कितना आसान है जो आपके घर के नौकर है, क्योंकि वो जो करना चाहता है वो करना चाहता है, उसको हटा दिया। तो ये बाहर शहर का व्यापारी, अगर कुछ कह गया व्यापारी आ गया, उसको ले जाना, उसको निकाल दे वहां से। जब तक लमछड़ बाबू का कच्चा चिट्ठा हाथ में लिए थका हारा लौटा, क्वार्टर के सामने खर्राटों और करवटों का घेरा था, वो भी उसी में घुसकर ढेर हो गया, वो भी सो गया। अगले रोज लमछड़ गद्दी पर से कचौड़ियां लेने गली में उतरा, बीच में छोड़ देती, तो अपनी आंटी भी खोल आया जिसमें जो कुछ सामान था। उसने छींट के एक जनाना धोती खरीदी और मैलखोर रंग का नायलॉन का पेटीकोट। धोती ऐसी मोटे सूत की कि पहनने वाली की उम्र बीत जाए पर धोती न फटे, और पेटीकोट का रंग धुआं धुआं, धुले न धुले एक ही जैसा। सांझ को लाके बंडल उसने घरवाले के सामने ला पटका, जात भाइयों के बीचों बीच, ये बताने के लिए मैं भी कुछ पूछूं, पर रात को मारे झेंके वो भारी पड़ रहा। भला सा सवेरा, ये कहते क्या हुआ, थोड़ा छोड़ देती नंबर। सवेरा हुआ, फिर बनबल के नहाई, नए नए कपड़े पहने उसने, पति के कपड़े। यहाँ उसे ज्यादा बताया नहीं है, ये बाबू के साथ जो हुआ सो उसको वहाँ बंद कर रही, वो आगे बढ़ती, पति के पास ज्यादा उसको ले जाती है। अब रसोई वगैरह वो बड़े मन से वो करती है, तो कहती है अच्छा, लगता है कि पति ने वो सब चीज लाई है, चीजें वो भी पहनती है शौक से। तो होता क्या है, वो रसोई बनाती है जब स्टोव पर, तो उसमें कुछ लपक झपक से होने लगा है, तो वो फट जाता है, शॉर्ट में ही फट जाता है, तो वो जल जाते बेचारे, उसकी साड़ी बाड़ी भी जल जाती है, तो वहाँ गिरती है। मरी नहीं है वो, पर वो लगभग मरी हुई है, जल गई है। तो जाहिर है आगे सब लोग अपने मस्त हैं, और ये पड़ी है। तो जब आवाज उठती है, लोग जानते हैं सब क्या हो रहा है, तो चीख चीख पुकार मचती है घर में, उसके बारे में वो कहते हैं। तो सबसे पहले जब पता चल जाता है ये गुजर गई, तो उसको भौजी का भाई आता है, तो घर पर तो वो महुआ की उसास से धरती हाँपती, काया को एकटा घूरता रह गया, क्या हुआ इसको। उसके बदन पर जलने को कुछ बाकी न रहा था, पूरी जल गई थी वो। तो बुद्ध भौजी के भाई ने देखा, उसके वक्ष पर ऊपरी भाग, गर्दन और चेहरा आग से अनछुआ रह गया था। ये भाग ठीक था, तभी तो टुइयां भी पहुंच गया, बाकी लोग भी आ गए इकट्ठे, तो तब भी ढका, तो वो ढक वक लेते उसको थोड़ा बहुत आगे, लंबा सा इसमें बीच में छोड़ देते। तो अब ये क्या कहता है सब, अब वो उसको ढकने की कोशिश करते हैं, तो कहते दोनों में, दो भाई भी उसके आते, तो कहते चादर का पर्दा किया और शोर मचाने लगे, दौड़ो दौड़ो बचाओ, आग 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 चिल्लाने लगे। अब जाकर बीबी जी भी दौड़ी, बीबी मतलब जो मालकिन थी, वो भी तब तक वो पता नहीं कहाँ थी, वो दौड़ी और ठीक उठते शोर, जब जहाँ से शोर होता तो वहाँ की तरफ वो दौड़ी है। वशा के मल की गाड़ी भी तभी बुला के नाथ एस्टेट में दाखिल हुई, देखा चादर का पर्दा तना है,
उसके पीछे से लामचट की बहू गर्दन उठाकर जख्मी हिरनी से इधर उधर ताक रही, अभी पूरी माने नहीं है, वो देखती है इधर उधर। आंखों की पुतलियां घूम घूम कर किसी को खोज रही हैं। एक छोटी भीड़ जमा हो गई है। पोशाक की मल जो मालिक है गाड़ी से कूदकर पत्नी के समीप आ खड़े हुए। अरे रे, क्या हो पड़ा? यहाँ ऐसे कैसे खड़ी हो तुम? ऐसे मैं खड़ी हूँ? ये देखो तुम्हारे नौकर की बीवी पूरी की पूरी जल गई, पत्नी ने बताया। किसने जलाई? देखिए देखिए, किसने जलाई? कैसे जली? अस्पताल लेके जाओ फौरन। सेठ की मोटर में भीड़ भड़कों की छतें से भेड़ों की छत की मानिंद पुनः पुनः करने लगी, गुनगुन करने लगी। पोशिया की मल ने अपने को घिरा पाया चारों तरफ से, क्षमा करिए। तो अब जब शोर मचा चारों तरफ से, पोशिया की मल भी जरा दिखाने लगा। अब ये बाबू कौन थे, पोशिया की मल थे, कौन थे वो नहीं बताती, पर ये आपको समझना है। मुझे लगता है ये लेखक की ये खूबसूरती ये भी होती है, सभी चीजें वो खोल कर कुछ वो पाठकों पर भी छोड़ देता। आप देखिए, आप सोचिए कुछ भी, क्योंकि उसे पाठकों पर भरोसा होता है। और एक ये भी बात है कि जो आप लिखते हैं उसकी कुछ अर्थ ध्वनियाँ भी अलग निकलती हैं, शब्दों के अलग अलग अर्थ भी निकलते हैं। ये आप पाठक पर, समीक्षक पर निर्भर करता है, वो कैसे किस अर्थ में उसको लेता है। मैं समझती हूँ ये हर एक के साथ है। नमस्कार। तो खैर, तो यहाँ पर अब दौड़ भाग मचती है, उसको कहते हैं अरे रास्ता ले जाओ जाओ ये जाओ, बाहर से सब शोर मच रहा है। तो खैर, अब ये कहते कि अब जैसे भीड़ होती, किसने जलाए, क्यों हुआ, कैसे, वो सवाल उठते हैं वहाँ पर, छूटती हूँ मैं इसमें। तो कहते अरे अब ऐसा करो, अस्पताल पहुँचाओ, वो करो। तो सर ये सब आगे चल रहा थोड़ा बहुत। तो बाद में ये कहते हैं कि पुलिस भी आ गई, जाहिर है जब ऐसा केस होता पुलिस आती है। अब पुलिस तहकीकात करती है, पुलिस तहकीकात में ध्यान बच जाता है। तो कुछ लोग बोलते हैं अच्छा जी जो है, पुलिस बोलती है भाई हाँ किस कैसे ये आशीष जाने वाले, अरे राम भजन को इसको गाड़ी में जैसे अस्पताल में पहुंचा तो ये थोड़ा छोड़ना पड़ेगा बीच में। तो वो अभी कोई कोई कहते इसको कुछ पहनाओ, आदि तो जल गई, साड़ी वाड़ी भी जल गई उसकी। तो अरे इसे कुछ पहनाओ तो सही, किसी औरत ने कहा। बीबी जी का दिमाग कौन था, वो दौड़ी गई और अपने पहनने का ढीला ढाला गाउन उठा लाई और मुँह के ऊपर उसको ढक दिया उसके साथ। अरे वो क्या कहते, अरे ये वो कहती है, तो कहती बीबी जी का उसने तो ऊपर तो डाल दिया उसको। महुआ के होश उसकी उसकी सांस के साथ और पानी हो गए थे। ये कहती उसकी सांस तो जा रही है, पर उसकी होश थोड़े से पूरी गुम नहीं हुई थी, वो बोलना चाहती थी कुछ। ये कहती हमारा आदमी, हमारा आदमी, वो अपने असल में अपने पति को ढूंढती है। हमारा आदमी, उसकी नज़र की सीध पर पड़ी। बीबी जी हाँ 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 हकलाने लगी, हाँ हाँ। मोटर चल पड़ी, टुईया और मुनक्का जो थे वो भी साथ में बोले, एक और औरत भी। लमछट के घर पहुंचने से पहले ही पुलिस और वो जो आगे स्टेज में दाखिल हो गई, तो वो उसका बयान लेना चाहते थे। तो बयान में ये सब बीच में काफ़ी बातें, कौन है उसका आदमी, क्या है आदमी, को मिलाते हैं निकालते हैं। तो ये पूछते हैं कौन था, क्या था, कहाँ था। सबने एक सुर में कहा, ये कहाँ गया, पति कहाँ गया था, कहाँ था, सेठ की गद्दी पर गया था। बीबी जी बोली अजी जी हाँ हाँ, सेठ ने हामी भरी। वो ये कहना चाहते कि वो वहाँ नहीं था, वो सेठ की गद्दी पर था। क्यों बोलना चाहते, कहाँ गया था। लमसड़ मुँह बाए खड़ा था, चकित स्तब्ध। रोटी पोती औरत की इतनी बड़ी औकात। ये थोड़ा पढ़ेंगे तो आप इसको समझेंगे ठीक से, एक सेंटेंस में इसको नहीं समझा जा सकता। इसके पीहर से माँ बाप भाई किसी को भी लेकर आओ, उसका बयान ज़रूरी है। एसपी साहब एफआईआर पर दस्तखत करवा के फाइल बंद करके बोले। बाप नहीं हजूर, बौजी का भाई बोल पड़ा, बाकी दूर गांव में रहते हैं। तो कहते दूर गांव के बच्चे सब धर लिए जाओगे, उनमें से किसी को आकर कहना है कि उनकी लड़की यहाँ सताई नहीं गई। वो चाहते हैं प्रूफ, वो बताएंगे सताई नहीं गई, मारी पीटी भी नहीं जाती थी, बिना बच्चे वाली औरत के साथ। और भी झंझट हैं, अभी टिकट कटा के चले जाओ जल्दी, और कोई जाता नहीं। जी साहब, इतने लोग हम सब हाथ जोड़ के कहते हैं
कि लामचड़ अपना औरत को कभी नहीं सताया। फौजी के भाई ने सबकी तरफ से कहा, चुप, तुम सब महुआ के ससुराली हो, पीहर वाला चाहिए। सब चुप। और जब जली तब ऐसा सनाकर नहीं खींचा जैसा अब, क्योंकि अब उन्हें लगा सब पर मार पड़नी है। मायके वाले भी पकड़े जाएंगे, ससुराल वाले भी, वो भी, ये भी, और वो लामचड़ तो पकड़ा ही जाएगा। जब एसपी साहब चली गई तभी वो सन्नाटा टूटा। टुई और मुन्ना का जो दो बंदे महुआ को भर्ती करवा कर लौट आए थे और लामचड़ को रास्ता पता समझाकर भेज दिया था वहां। फिर यही तय पाया गया कि अब बैठकर वे रोटियां खा ली जाएं जो महुआ पो गई। अन्न तो आखिर अन्न है। नन्हारिया भी बच्चा है, इसी के सूखे मुंह बैठा है बेचारा। फिर सलाहकार और पैसा जोड़ जोड़ कर तोताराम को महुआ के गांव भेज दिया गया। वो मुंह लटकाए वापस आ गया। वे ना ही आएंगे, काहे वो नहीं आएंगे। कुछ लोग कहते भाई पैसे वैसे कहाँ खर्च करें, कुछ ये भी कहते कि अब इस झंझट में कौन फंसे, वो नहीं आते। तो कुछ लोग सोचते इसमें कुछ चाल है, कहते भाई चाल और कुछ नहीं, नावा खर्चने का पड़े, इसी से नहीं आए। अस्पताल में महुआ शीशे के बक्से के भीतर नंगी पड़ी थी। एक सुनिए, शीशे पर कपड़ा फैला था। लामछड़ कर्तव्यनिष्ठ प्रेमी पति की तरह घबराया सा मुंह पर बैठा था। उसके हाथ पार बार बार प्रणाम की मुद्रा में अध जली लाश की ओर उठ जाते, जैसे वरदान देने वाली कोई देवी हो। उसकी बैठा था उसकी सीट में। एसपी साहब महुआ का उत्साह रहे। हाँ तो बोलो महुआ देवी, घबराओ नहीं, सच सच बोलो। फिर राज बोलने के नर्म आवाज में, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हम है ना। महुआ ने पुलिस की वर्दी को कतई अनदेखा कर लाचार भाव भरी नजर से पति की ओर देखा। अभी भी उसको लगता है मेरा सहारा, मोर राजा। वो फुसफुसाए, बोल नहीं पा रहे, बहुत दिन है। मोर राजा, उसी पर उसका विश्वास था, अंत तक नहीं छूटा। ऐसी पिघलती आवाज जैसे जलती मोमबत्ती बोल पड़ी। लामचड़ ने घबरा कर एसपी साहब की ओर देखा। ये कोई बयान नहीं हुआ, उन्होंने कहा। बयान दो, जल्दी करो महुआ। एसपी साहब फिर सख्ती पर आ गए। वो कौन देता उसकी आवाज पर, दर्द भरी आवाज, मोर, मोर राजा। वो जानती थी यही है, यही था मेरा जो बचा सकता था। जिसने नहीं बचाया, हालात का शिकार तो घर हो ही गई थी। लामचड़ स्तब्ध था। उसकी घरवाली या कहो चूल्ही चौके वाली अचानक एक अजूबा बन गई थी, जिसकी जिसकी चलती सांस का एक एक पल अनमोल हो गया था। और बोल पड़े तो एक एक लाखों का। उधर एसपी साहब अपनी खींच लामचड़ पर उतार रहे थे, जैसे चाहे रहे हों कि जली हुई औरत उसकी ओर बस उंगली भर उठा दे और वो फांस से उसे धर पकड़े और करा दे अंदर। वो चाहते थे उसको दोषी बनाया जाए, उसको पकड़ के जेल भेज जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। वो नहीं उंगली उठाती है। 4 ईंट जोड़ के बनाया गमई चूल्हा जल रहा था। केरासिन का स्टोव भूत की परछाई से कोने में पड़ा था। सब पकाते पकाते बतिया रहे थे, मगर बहुत डरे सहमे। लहास तो छूट गई भैया, अब दाह फौरन करो। बौजी का भाई बोला, का दाह करियो आप, पहले ही जल फूक गई। मुनक्का बोला, अरे करे का तो परी ना ही तो भूत भूत न डोलत फिरी। बौजी के भाई ने डपटा। अब बौजी भी आ गया, उसको लग रहा बौजी का भाई कि अब हमें कुछ करना चाहिए, अब तो मुक्त हो गए, कोई पकड़ा तो नहीं गया, ना पति न वो न कोई। अब लामछड़ आ जाए थाना से तो मरघट चला जाए। पढ़ूंगी थोड़ा सा। लामछड़ थाने कहा ही गया। हम कहा बहु बयान जो दिया ओही का फोटो खींचा लाने को। बौजी का भाई बोला, ये कहता उसका फोटो खींच, वो क्या करे। इतने में लामछड़ बयान की फोटो कॉपी हवा में लहराता आ पहुंचा। वो बयान वो नहीं था, वो क्या था वो देखिए। उसे एसपी साहब ने खुद बयान पढ़ के सुनाया था। एसपी साहब ने सुनाया था। वो कागज सामने कर यूं बोलने लगा जो पढ़ के बता रहा हूँ। ईमान लिखा है कि वो बोली कि हमार मर्द उस वक्त स्टेट में ना ही था और वो हमको बहुत ही चाहता रहा। नवा पेटीकोट और साड़ी वही लाए के दिया रहा। वो हमें अपने बच्चे का माफिक चाहता रहा साहिब। ये कहाँ बोली बेचारी, उसको तो आवाज नहीं निकल रही थी। वो खाली मोर साहब, मोर राजा बोली थी। आखिरी जुमले पर लामचड़ एकदम से रीझ गया। उसको लगा मैं तो बच गया। उसी दरिया दिली में उसने महुआ को सुहाग बख्शा। सुनो लहास जमुना किनारे पहुंच गई हुई, हम सिंदूर चौड़ी सिंगार साड़ी सब नवा मोल लाए।
उसको सुहागन बना दिया। ये ट्रेजेडी है जो हमारे विडंबनाएं हैं, जो हमारे समाज में है। पहले दुल्हन का मुख धुलाया, बाद में काजो वगैरह सब जो करा, कपड़ा वपड़ा पहरा के, बिंदी चूड़ी जो पहराई का धरी जो भी है। भौजी को बाई स्टेट की दो चार औरतों को इकट्ठा करने लगा तो भूत सुनकर बीबी जी हाथ में एक नरम दुशाला लिए चली आई। बीबी जी मालकिन, लो लाश पर डाल देना। देखो महुआ का बाग, जाड़ा सूती चादर में बिता दिया और मरते ही दुशाला पा गई। औरतों ने कहा। लमसड़ को अंतिम बयान की कॉपी क्या मिली? वाणी मिल गई। बोला, दाह के बाद में सब ही गांव जावेंगे जहाँ पर बिरादरी जिमावेंगे। अब तो बिरादरी का जश्न होगा, जमाएंगे उनको। ऊ का नाम पे हम खुद पोवे बनावेंगे और पंडित पुजारी जिमावेंगे। अरे पुरनिया वंश की बहू मरी है, तिस पर सुहागन। महुआ के बासी जले बदन पर छींटा देकर, उसके माथे पर बिंदी सिंदूर कर, जब औरतों ने लाल किनारी का पल्ला कर दुशाला डाल दिया, तब लाश चकाचक सुहागन लग रहा था। लमचर ने उसे सुहाग नहीं, महुआ ने उसे मर्दानी बख्शी। अब मरते मरते भी पति को बचा लेती है वो। इस व्यवस्था के दुष्चक्र में जो फंसी है औरत, उसका हाल, अंतिम बयान, ये पूरा आपको ये घर परिवार दंपति संबंध और सब का है। व्यापारी है, नौकर है, उनके समय सब कुछ है। कितना शोषण वो भी है। पर पत्नी का प्रेम है, पर वो इतना उलझा हुआ काम है कि उसको दे नहीं पाता प्रेम। उसके पास जाने ही नहीं देती, समय जाओ उधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ। कई बातें, कई शेड्स हैं इस कहानी में। और पत्नी की आकांक्षा, वो चाहती है मेरा पति प्रेम करे, मेरे साथ बात करे, वो सब नहीं। अंत में भी जो उसके साथ हुआ है, इसलिए उसको बलात्कार करके उसे लंबा चौड़ा नहीं किया है। पर समझने वाले समझते हैं क्या है, वो था नहीं, बाबू थे, जो भी बाबू कौन सा था साहब। तो खैर कहने का मतलब ये है कि अंतिम बयान किस प्रकार, जैसे आप तो जानते ही तो होता ही बातें, पुलिस में कुछ भी संभव है। और जो पैसे वाला है वो कुछ भी करवा सकता, आज भी करवा सकता था, तब भी करवा ही सकता था थोड़ा बहुत। तो जो मुलजिम है वो तो बच जाता है, जो निरपराध है। पर यहाँ ये जरूर हुआ कि लामशेड़ बच गया, इसीलिए वो खुशी मनाता, चलो अब करेंगे उसका जो भी मृत्यु के संस्कार जो वो करेगा। तो ये कहानी भी आपको, मुझे लगता है, पुरानी नहीं लग रही। ये भी आज की कहानी, गांव में समाज में आज भी ये हो रहा है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो आज हमारे कुछ नए लेखक, अजय ये पुराना, अरे पुराने लेखक ही क्या लिखेंगे, नई समस्या है क्या? ये समस्या नहीं, कितनी बड़ी समस्या, कितना होने के बावजूद, वैश्विक होने के बावजूद हम क्यों नहीं बदलते? हम क्यों अपनी चेतना, मनस चेतना को उस जकड़न से बाहर नहीं निकाल पाते? व्यवस्था का दुष्चक्र दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, वो हम जा रहे हैं। मुझे लगता है इसमें अगर उसने कहानी तो उसने बहुत काफ़ी भी लिखी है। मलबा कहानी, वो शरणा, ये तो खैर है ही है, आप जानते हैं इसको। मलबा कहानी भी मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि ये शरणार्थियों की स्थिति पर, जब जो आप जानते हैं जब पार्टीशन हुआ था उसके बाद, क्योंकि आज का शरणार्थी नहीं, आज कश्मीर का शरणार्थी अलग है, पर मुझे उसका काफ़ी सिमिलर लगी। शरणार्थी जब जाता है अपनी जगह से पिछड़ के, मलबे पर भी वो बैठा रहता है, तो ये मेरा है, वहाँ पर एक पेड़ है, उसको लगता है नहीं पेड़ की छाँव है, उसके साथ स्मृतियाँ हैं, पर उसके साथ एक जुड़ाव है। हम कहते हैं अब जो गया सो गया, भूल जाओ। काफ़ी लोग मुझे अरे हो गया सो गया, 30 साल हो जाने तो क्या हुआ, नए घर बनाएंगे नहीं। पर जो जाता है वो शरणार्थी जो है, मलबे पर वो जिंदगी बिता, काफ़ी समय बिताते हैं, खाना बनाते, सब कुछ करते, रोते जाते, हंसते, सब करते, क्योंकि वहाँ उनकी स्मृति है, वहाँ उनका जो जीवन जितना जिया है उन्होंने, यादें हैं, सब कुछ है। पर वो तब तक कहते कोई छूता भी उस पेड़ को नहीं, छुओ मत, कुछ मत करो, वो बहुत जैसे प्रोटेक्शन। पर बाद में ये एक अच्छी बात मुझे ये लगी, मलबे पर वो जीवन पलता है वहाँ पर कहानी के अंत में जो मुझे अच्छा लगा, तो कोई कहते हैं कि भाई ये रोजगार चलाना है, हमें आगे भी रोटी करने, आगे बढ़ना है हमें, तो उसके लिए, जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हमें इस मलबे, और वहाँ पर नीम का पेड़ होता है, उसको हटाना चाहिए। पहले वो हाथ नहीं लगाने थे, नहीं नहीं छो मत, टहनी मत, काटो मत करो, कोई यादें। अब वो कहता नहीं, अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें कुछ न कुछ पीछे का भूलना होगा।
बड़ा दुखद है ये उनके लिए जो शरणार्थी है, जो सब कुछ गंवा चुके हैं। इतना आसान नहीं है ये बोलना है, पर इसके पीछे ध्वनि है, इसके पीछे तकलीफ है। वो कहते हैं ठीक है, आगे बढ़ना है, पीछे का गया सुबह आगे देखेंगे, संघर्ष जारी रहना चाहिए। अब ये भी है कि बूढ़े हैं, उनको भी कोई आपत्ति नहीं होती, ठीक है आगे तो बढ़ना है, जीना तो है, क्योंकि यहाँ जीना महत्वपूर्ण है। जो गया दुखद है वो भी है, पर आगे जीवन चलना चाहिए। तो जीवन के प्रति उम्मीद है, ये निराशा के बाद भी आशा और संघर्ष क्षमता उसमें है, ये मुझे अच्छी लगी है। और वो सावधि तो है, यादें वो तो भूलता नहीं है कोई, पर आगे विस्थापन की पीड़ा भी है इसमें, दुख मानवीय स्पर्श और स्मृतियों की पीड़ा भी है इसमें, बहुत पीड़ा है इसमें। इसमें काफ़ी चीज़ें और भी, वो एक लड़की है राखी बंधन, काफ़ी सब चीज़ें वो आप देख लेंगे। मगर मुझे ये लगता है जानबूझकर इसने बूढ़ा बूढ़ी को कहा अच्छा ठीक है, क्योंकि ज़िंदगी आगे बढ़नी चाहिए। उन सब लोगों के लिए जो विस्थापित, उनके भी संदेश है भाई, जो हुआ कब तक रोगे मलबे पर, आगे बढ़ना है। तो इसमें उम्मीद है और जीवन हर हाल में जीने के योग्य है। कहते हैं ना, कोई दुख मनुष्य से बड़ा नहीं, वही हारा जो लड़ा नहीं। तो ये लड़ाई है उसकी, यहाँ पर जो अनवरत है। अच्छी लगी मुझे ये कहानी। तो खैर मैं अब ज़्यादा नहीं बोलूँगी, समय बहुत हो गया। मैं सोचती थी मैं कम बोलूँगी, पर बहुत हो गया। आवाज़ में थोड़ी समस्या है, क्योंकि मैं थोड़ी तबीयत ठीक नहीं, बोल नहीं पा रही हूँ ठीक से। बहरहाल कुछ कुछ तो आपने सुना भी होगा। तो मुझे ये लग रहा मंजुल के साथ हमारी बहुत यादें हैं, हमारे साथ बिताई हुई बातें, हमारे जो जो होता था, सम्मेलनों में जाते थे, बात करते थे, मज़े थे, हंसी मजाक भी था, सब कुछ था और ठसक भी थी। पर मुझे आज भी वो अंतिम बार में जब उसे मिली, वो साहित्य अकेडमी में मिली मुझसे। मुझे लगता है उसकी जल्दी बाद वो गुजर गई। मृदुला शायद बता सकती है इसके बारे में, काफ़ी जल्दी। फिर उस मुझे फ़ोन आया था कि वो मृदुला मृदुला का ही शायद फ़ोन आया था कि मंजुल नहीं रही। मेरे को बड़ा शौक समझ को, कुछ ही दिन पहले तो मैंने देखा था। उस दिन उसने एक बात कही, उस दिन थोड़ा सा, उस दिन वो पता नहीं स्वास्थ्य ठीक नहीं था, उसकी सेहत तो थोड़ी खराब रहती थी, बाद में उसको हार्ट अटैक ही आया था। तो थोड़ी सी मुँह उतरा हुआ सा था, पर ठीक थी, सलवार कुर्ता पहना था, अपनी कद काठी में अच्छी लगती थी। तो मैंने उसे कहा क्या है, कैसे से बात करें, कहते चंद्रकांत मैंने बहुत कुछ किया, कहा दूसरों लोगों के लिए भी किया, वो भी किया, ये भी किया, अब मैं अपने लिए जीना चाहती हूँ, अपने लिए। चाहे वो लेखन के माध्यम से, चाहे कुछ भी, चाहे वो शायद ये कहना चाहती थी मैंने बहुत किया, वो उसे ऐसा नहीं कहा, मगर इसका मतलब यही आता है, अब मैं अपने लिए जीना चाहती हूँ। पर वो बेचारी नहीं जी पाई अपने लिए, कहाँ जी पाई, शायद जी पाती, क्योंकि जीवन से मोह भंग भी होता है, स्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कभी, आपको लगता है सभी रिश्ते नाते होता है, पति का प्यार, उसका ये सब प्यार भी मिला जीवन में, प्रेम विवाह भी किया उसने, सब कुछ किया। तो मिलजुल मन में तो मृदुला ने भी इसके बारे में, उसकी भी कुछ छवियाँ हैं, 2 बहनें हैं, उनकी छवियाँ तो उसमें भी है। बहरहाल मंजुल हमें याद रहेगी हमेशा, उसकी कहानियाँ, उसकी कसी हुई कहानियाँ, उसका मुझे लगता है मंजुल के बहुत फैन है। दुखद बात ये है कि बहुत हम भूल जाते हैं जल्दी-जल्दी। उसकी कुछ कहानियाँ बेजोड़ हैं, उसमें कहीं मैंने अनावश्यक विस्तार नहीं देखा। अगर संवाद है, संवादों में बीच में खाली, तो आप अपने आप सोच सकते ये क्या होगा, तो वो पाठक पर भरोसा करती है। अच्छा लगा, हम लोग इस तरह से नहीं लिखते, हम अलग, सब अपने अलग ढंग से लिखते हैं। तो ये भी एक बहुत याद रहने वाली बात है। मंजुल हमेशा जिंदा रहेगी, उसकी कद काठी, उसका सलीका, उसका तौर तरीका, उसकी मेहमान नवाजी। नहीं, फ्रिज नहीं, मैं बेसिक पर ध्यान देती हूँ, और ठस कैसे करती, वो जहाँ हो, हम सुख से हो। इस दुनिया में सुख दुख तो दोनों है। अगर हम कहीं जाते होंगे, पता नहीं जाते हैं, जन्म लेते हैं, मैं इतनी विदुषी नहीं हूँ, मैं जानती नहीं हूँ। सच वही है जो यहाँ भोगा, जो देखा, जो करेंगे, करके जाएंगे। हम उनकी आत्मा के लिए शांति मांगे। और मैं कहती हूँ, मैं मंजुल पर शोध भी हुए हैं काफ़ी, मैंने कुछ पढ़े भी हैं। मैं चाहती हूँ उस पर बार बार शोध, मैं चाहती हूँ उसकी किताबें आ जाएं, कोर्स में आ जाएं, लोग पढ़ें और ये भूलें, अरे ठीक है, लिखा जो लिखा, आगे बहुत बढ़ गए हम, बहुत बढ़ गए। और कुछ बेसिक बातें जिनकी तरफ बार बार मुड़ना है, बार बार लौटना है, बार बार देखना है, हम कितने मानवीय रह गए संबंधों के बारे में। हमारी ज़मीन तो वही है, करुणा, ममता, दया, संबंध वही तो है, बाकी सब कुछ पा लेंगे, रो धो कर तो पा लेंगे,
बहरहाल हम उनकी कहानियाँ भी यही कहती हैं कि सोचो, जिंदगी इतनी नहीं है तुमने जी ली, आगे भी जैसे शरणार्थी शिविरों की। हम इस बात के साथ में मुझे लगता है मुझे इजाज़त लेना चाहिए कि क्या करना चाहिए। अगर मैं अभी शो में हूँ तो क्या मैं इंतज़ार करूँ? आप क्या करना चाहते हैं? समापन चाहते हैं? क्या चाहते हैं? बहुत शुक्रिया चंद्रकांता जी, इस बेहद कर सकती है। आवाज पहुंची नहीं ठीक से। हाँ पहुंच रही है। आप कुछ कह रही थी, कहें। नहीं वही मैंने कहा मुझे इस बात का सुन नहीं पाए आप मेरे, क्योंकि गला थोड़ा सा मेरा ठीक नहीं था, बट एनीवे कुछ तो थोड़ा बिल्कुल बिल्कुल, और अच्छी बातचीत रही। और जिस आत्मीय ढंग से आपने मंजुल भगत जी को याद किया, उनके ठसके को याद किया, और उनकी कहानियों के विभिन्न तत्वों की ओर हम सबका ध्यान दिलाया, आपका हार्दिक आभार। और मित्रों, बानो मंजुल जी की जो कहानियाँ, जिन पे आज खास तौर से चर्चा हुई, जिनके अंश पढ़े गए, बानो अंतिम बयान पर जिस तरह से चंद्रकांता जी ने बातचीत की, वह अपने आप में उन कहानियों के महत्व को दर्शाने वाली बात है। साथ ही मंजुल भगत की रसप्रिया कहानी हो या मलबा सरीखी कहानियां हो, इन सब पर चर्चा की चंद्रकांता जी ने। और मंजुल भगत की कहानियां किस तरह आज भी प्रासंगिक हैं, इस पर भी बात हुई। मित्रों, इस अवसर पर हम एक कवर देख लेते हैं उनके कहानी संग्रहों के, और इसके बहाने कुछ और बातचीत कर लेते हैं। मसलन यह जो अंतिम बयान से बात शुरू करते हैं, यह मंजुल भगत जी के कहानी संग्रहों में अंतिम कहानी संग्रह अंतिम बयान नाम से, और आप सभी जानते हैं कि इस पुस्तक की भूमिका, इस कहानी संग्रह की भूमिका निर्मला जैन जी ने लिखी है। वे इन कहानियों को लेकर क्या कहते हैं, इसे भी सुन लेते हैं। मैं अगर इस कहानी संग्रह के शीर्षक कहानी की ही बात करूं, तो अपनी भूमिका में निर्मला जैन कुछ खास बिंदुओं की ओर हमारा ध्यान दिलाती हैं। वे बहुत महत्वपूर्ण है, और आज जब अंतिम बयान कहानी पर चंद्रकांता जी ने बात की, तो क्यों नहीं आलोचक निर्मला जैन इस कहानी को लेकर क्या सोचती हैं, इसे भी सुन लेते हैं। निर्मला जैन लिखती हैं, महुआ जैसी न जाने कितनी स्त्रियां आज भी जलती या जलाई जाती हैं। महुआ जैसी न जाने कितनी स्त्रियां आज भी जलती या जलाई जाती हैं। इन्हें जलाना एक बात है और दुर्घटना में जलना दूसरी बात, पर दोनों स्थितियों में स्त्री के प्रति मनोभाव में विशेष अंतर नहीं है। सर्वथा अमानवीय, लगभग संवेदन शून्य समाज के बीच आज भी वह मात्र उपयोग की वस्तु से अधिक कुछ नहीं। पुलिस की कारगुजारियां आज भी अपनी जगह हैं जैसी की तैसी, और उधर मरणासन पत्नी के प्रति पति समेत परिवारियों का मनोभाव प्रेमचंद की कहानी कफन के पिता पुत्र की याद दिला देता है। पूरे परिवार की टकटकी सिर्फ इस बात पर लगी है कि अपनी जीवन मुक्ति से पहले अंतिम बयान में महुआ उन्हें कानूनी गिरफ्त से मुक्ति दे पाती है या नहीं। ये कुछ खास महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो
आलोचक रख रही हैं। इसी पुस्तक की भूमिका का जो अंतिम 2 पैरे हैं, मैं उसको भी यहाँ पर अंतिम 3 पैरे मैं यहाँ पर रखता हूँ, 3 अनुच्छेद। निर्मला जैन जी क्या सोचती हैं मंजुल भगत की कहानियों को लेकर, उसे सुनते हैं। निर्मला जी लिखती हैं, संयुक्त परिवारों की चली आती रवायतों, उनकी जकड़बंदियों पर मंजुल ने अक्सर अपनी कहानियों में नजर डाली है। 1 मिनट समय दीजिएगा जी। उनके पात्र स्त्री और पुरुष दोनों इनकी चहार दीवारी के भीतर जर्जर होती नैतिकता से मुक्ति की राहें ढूंढते रहे। किसी छोटी सी घटना के माध्यम से समय के इस सच को उजागर कर देना उनकी प्रिय शैली है। कुएं का मेढक में जो उनकी कहानी है, मंजुल ने इसी युक्ति का उपयोग किया है। निर्मला जी आगे लिखती हैं, कथ्य के अलावा मंजुल की कहानियों का प्रभाव उनकी भाषा और स्थितियों के ब्यौरों में जाकर वातावरण तैयार करने की सावधानी में निहित रहता है। कथ्य पात्र स्थिति को जिंदगी के किसी टुकड़े से वे उसकी घनता और समग्रता में बड़ी चौकन्नी आंख से उठाती हैं, जिनमें फैलाव नहीं, घनत्व और केंद्रीयता होती है। और यह बात निर्मला जी मित्रों इसी संकलन में संकलित कहानी रौनक के संदर्भ में करती हैं। वही रौनक कहानी जिसका पाठ कल मृदुला गर्ग जी ने किया। और निर्मला जैन अपनी इस भूमिका के अंतिम हिस्से में लिखती हैं, मंजुल की कहानियों की बहुत बड़ी शक्ति कैमरे के लेंस की तरह अपने विषय को फोकस में बनाए रखने की यही सामर्थ्य है। जहां कहानी की संभावना न दिखाई पड़ती हो, ध्यान दीजिएगा, जहां कहानी की संभावना न दिखाई पड़ती हो, वहां भी उसमें कहानीपन पैदा कर ले जाने का रचनात्मक कौशल उनके रचना संसार को बड़ा परिचित, जीवंत और विश्वसनीय बनाता है। तो आज का आलोचक, एक वरिष्ठ आलोचक, किस तरह से मंजुल भगत जी की कहानियों की विशेषताओं की ओर हमारा ध्यान दिलाता है। और मित्रों, जाते जाते मंजुल भगत जी के कहानी संग्रह का एक और कवर चित्र देखते चलते हैं, जिसकी बात आज मृदुला गर्ग जी भी कर रही थी। उन्हें यह संग्रह तो याद रहा, बूंद कहानी संग्रह, और इस कवर का यह चित्र भी उन्हें याद रहा मृदुला जी को, मगर वे वर्ष भूल गई थी और वह यह किताब कहाँ से आई है इसे वे भूल गई थी। तो मित्रों, जब हम यहाँ जाते हैं कमल किशोर गोयनका जी की ओर से संपादित जो उनका जो समग्र है, कथा समग्र है, उसमें जब हम प्रवेश करते हैं, जिसकी बात मृदुला गर्ग जी भी कर रही हैं, तो वहाँ हमें यह जानकारी मिलती है कि यह जो पुस्तक है, 1 मिनट समय दीजिएगा, कथा, यह जो पुस्तक है अपना बूंद कहानी संग्रह मंजुल भगत जी का, यह भारतीय ज्ञानपीठ नई दिल्ली से सन 1998 में प्रकाशित हुआ। और आज जिस कहानी के कुछ अंशों का पाठ चंद्रकांता जी कर रही थीं, बानो का, वह बानो कहानी भी इसी संग्रह में संकलित है। बूंद कहानी संग्रह में संकलित अन्य कहानियां हैं अंधे मोड़, पुलिंदे, चील के झपट्टे सी चीख, ठग लिया नौशा हमारा, पटरी की पगली, छुरी कांटे, लाल बहू, काली लड़की का करतब और शीर्षक कहानी बूंद। भारतीय ज्ञानपीठ नई दिल्ली से सन
1998 में प्रकाशित यह संग्रह। और इस कहानी को लेकर बड़ी अच्छी बातचीत चंद्रकांता जी ने की और स्वयं हमारे साथ जुड़ी रहीं मृदुला गर्ग जी, वे भी इस कहानी के लिए चंद्रकांता जी लिख रही थीं कि बानो बड़ी खूबसूरत कहानी है। और वे यह बात भी लिख रही हैं आपके लिए कि चंद्रकांता, मैं तो तुम्हें मंजुल की मार्फत ही जान पाई थी। तो इस तरह से जी मैं यह कह रहा था चंद्रकांता जी कि मृदुला जी लिख रही थी कि बानो बड़ी खूबसूरत कहानी है और आपसे भेंट को लेकर कि मैं तो तुम्हें चंद्रकांता मंजुल की मार्फत ही जान पाई। तो एक मंजिल, मृदुला, मैं, हम तीनों गए थे जी। वो तो पास मित्रों, रहती थी ना, पास रहती थी ना तुम। वैसे तो तुम्हारे यहाँ मित्रों तो इस मैंने तरह खाना से खाया, मैंने खाना खाया। हाँ, ठीक है, चलो, अच्छा लगा। आज की यह कड़ी समाप्त होती है। चंद्रकांता जी जुड़ी, समय निकाली और काफी महत्वपूर्ण संवाद संभव हो सका। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और तमाम साथियों का भी सबको मेरा शुक्रिया। और सबका शुक्रिया अदा कर। अच्छा लगा आपसे जी। खाली गला मुझे और क्या कर इसमें मेरा ठीक है। और तमाम साथियों का हार्दिक आभार जो इस एकाग्र के साथ बने हुए हैं। कल एक नई कड़ी में पुनः मिलते हैं। शुभ रात्रि।